दोस्तों, आज आप सुनेंगे दुनिया भर में मशहूर नॉवल द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो हिंदी में। इसके लेखक हैं अलेक्जेंडर ड्यूमा और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और फेमस नॉवल है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। ये फ्रांस देश की कहानी है। उस समय फ्रांस के पुराने राजवंश का पतन हो गया था। फ्रांस के लोगों ने अपने देश में लोकतंत्र की स्थापना की थी, लेकिन ये सिस्टम ज़्यादा दिन तक वहाँ टिका नहीं। आपने नेपोलियन का नाम तो सुना ही होगा। लोकतंत्र वाले शासन में वो एक साधारण सा सेनापति था, लेकिन अपनी बुद्धि और वीरता का उपयोग करके देखते ही देखते वो फ्रांस का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया और एक दिन उसने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। लोग उसके आतंक से डरते थे, लेकिन एक साधारण से सिपाही को एकाएक सम्राट बनते देखकर मन ही मन उससे जलते भी रहते थे। इसी बीच यूरोप के देशों में फ्रांस से युद्ध छिड़ गया। लोगों ने नेपोलियन का साथ देने से आनाकानी करना शुरू किया। अब भला नेपोलियन अकेला क्या कर सकता था। अंत में उसे राजगद्दी छोड़कर अलग हट जाना पड़ा। वो एल्बो नाम के एक द्वीप में चला गया और वहीं रहने लगा। इस मौके का फायदा उठाकर उसके विरोधियों ने पुराने राजवंश के एक बूढ़े आदमी को कहीं से खोज निकाला और उसे फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा दिया। लेकिन फ्रांस की जनता इससे खुश नहीं हुई। लोग नेपोलियन से डरते थे, जलते भी थे, लेकिन साथ ही उसे पसंद भी बहुत करते थे। उन्होंने गुप्त रूप से नेपोलियन को फिर से लाने का उपाय सोचना शुरू कर दिया। जनता के खास खास नेताओं ने उससे चिट्ठी पत्री भी शुरू कर दी। इनमें कई तरह के लोग थे जो एल्बो द्वीप से नेपोलियन के पत्र यहाँ लाते थे और फ्रांस से खास खास नेताओं के पत्र नेपोलियन के पास लेकर जाते थे। फ्रांस के दक्षिण में मार्सेल्स नाम का एक प्रसिद्ध बंदरगाह है। उस समय उस नगर में मोरेल नाम का एक आदमी रहता था। वो बड़ा व्यापारी था। दूर दूर के देशों में उसका व्यापार चलता था। कई जहाज उसका माल लाद कर देश परदेश जाते थे। इनमें से एक जहाज का नाम था फराओ। उस जहाज पर एडमंड दांते नाम का एक युवक काम करता था और ये उसी युवक के जीवन की कहानी है। जिस जहाज में एडमंड काम करता था, उसका कैप्टन भी चुपके चुपके नेपोलियन के पास चिट्ठी पत्री लाया और ले जाया करता था। एक बार की बात है, फराओ जहाज कलकत्ता से माल भरकर वापस लौट रहा था। रास्ते में जहाज का बूढ़ा कप्तान अचानक बीमार पड़ गया। जहाज पर जो कुछ भी दवाई वगैरह उपलब्ध थी, उससे उसका इलाज करने की कोशिश की गई, लेकिन उसकी बीमारी बढ़ती ही गई। सब लोगों को लगा कि अब उसका अंत समय निकट आ गया है और अब वो बच नहीं सकेगा। इस बात से सबसे अधिक खुशी जहाज के एक खलासी को हुई, जिसका नाम था डैंगलर्स। उस बूढ़े कप्तान के बाद डैंगलर्स ही कप्तान बनने वाला था, क्योंकि वही सबसे बड़ा खलासी था। लेकिन दुर्भाग्य से उसकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी। एक दिन बूढ़े कप्तान ने सब लोगों को बुलाकर कहा, मेरा अब कोई ठिकाना नहीं, किसी भी दिन ऊपर से बुलावा आ सकता है। इसलिए जब तक अपने मालिक जहाज के लिए किसी दूसरे कप्तान का इंतज़ाम नहीं कर देते, तब तक के लिए मैं एडमंड को कप्तान बनाता हूँ। आज से वही मेरा काम संभालेगा। ये बात सुनकर डैंगलर्स की तो सारी इच्छाओं पर जैसे पानी फिर गया। उसे बहुत तेज़ गुस्सा आया। वो फौरन कप्तान के पास से चला गया। एडमंड के खिलाफ उसका मन ईर्ष्या से भर उठा। उसने मन ही मन उससे बदला लेने का निश्चय किया। दूसरी तरफ जहाज़ के जो बाकी खलासी थे, वो एडमंड को बहुत चाहते थे। उन्होंने खुशी खुशी उसे अपना कप्तान स्वीकार कर लिया। बूढ़े कप्तान ने एडमंड को कप्तान बनाने के बाद अपने कमरे में बुलाया और वहाँ खड़े दूसरे खलासियों को हाथ के इशारे से बाहर जाने को कहा। सब लोग बाहर निकल गए। डैंगलर्स फौरन ताड़ गया कि कप्तान ज़रूर एडमंड को कोई गुप्त बात बताना चाहता है और इसीलिए उसने सबको वहाँ से हटा दिया है। इसलिए सब लोग तो हट गए, लेकिन डैंगलर्स वहीं एक दरवाजे के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। अंदर कप्तान ने एडमंड के हाथ में एक मुड़ा हुआ कागज़ दिया और कहा, एडमंड, तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। ये काम पूरा होना ही चाहिए। देखो, जब तुम देश लौटो तो पेरिस जाकर इस आदमी से ज़रूर मिलना और ये कागज़ उसे दे देना। लेकिन होशियार रहना, किसी को भी इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। एडमंड को ये सब कुछ अजीब सा लगा, लेकिन वो कप्तान का आदर करता था, इसलिए चुपचाप इस काम के लिए राज़ी हो गया। लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि ये सब है क्या। उसने कागज़ पर जब नाम पढ़ा तो उस पर किसी मिस्टर नॉर्तिये का नाम लिखा था। साथ ही उसके घर का पता भी था। उसने कप्तान से कहा, आप किसी बात की चिंता मत कीजिए, मैं ये कागज़ ज़रूर ठीक पते पर पहुंचा दूंगा। कप्तान ने शांति की सांस ली।
इधर बाहर खड़ा खड़ा डैंगलर्स सब कुछ सुन रहा था। उसे फौरन मालूम हो गया कि ये सब क्या मामला है। उसने ताड़ लिया कि जरूर ये नेपोलियन की चिट्ठी है और वो बूढ़ा कप्तान खुद नेपोलियन के पास से ही इस चिट्ठी को लाया है। वो मन ही मन बड़ा खुश हुआ और उसने एडमंड से बदला लेने की तरकीब सोचनी शुरू कर दी। वो अच्छी तरह से जानता था कि अगर इस चिट्ठी की बात अधिकारियों को पता चल जाए तो एडमंड अच्छी खासी मुसीबत में पड़ सकता है। अध्याय 2। ठीक समय पर जहाज बंदरगाह में दाखिल हुआ। जहाज का मालिक मोरेल जहाज देखने आया। एडमंड ने उसे सारी बात बता दी। वो पहले से ही एडमंड से खुश रहता था। अब उसे पूरे जहाज का काम संभालते देख मालिक बड़ा ही खुश हुआ और उसने बातचीत में ये इशारा भी दिया कि एडमंड को ही जहाज का परमानेंट कप्तान बना दिया जाएगा। मालिक से बातचीत करके और फिर जहाज की ठीक से व्यवस्था करके एडमंड घर लौटा। घर पर उसका बूढ़ा पिता था और मर्सादिस नाम की एक सुंदर लड़की भी वहाँ रहती थी, जिसके साथ एडमंड की शादी होने वाली थी। इधर डैंगलर्स ने एडमंड और मालिक के बीच क्या बातचीत हुई ये भी पता कर लिया। ये जानकर कि मालिक एडमंड को ही कप्तान बनाएगा, उसकी बची खुची आशा भी खत्म हो गई। जब वो जहाज से बाहर आया तो एडमंड के खिलाफ बुरी तरह से गुस्से और नफरत से भरा हुआ था। उसने कसम खाई कि एडमंड का सर्वनाश किए बिना वो चैन से नहीं बैठेगा। ये सब सोचते सोचते वो एक शराब खाने में शराब पीने के लिए घुस गया। वहाँ कोने में उसे एक आदमी बैठा दिखाई दिया जिसे वो पहचानता था। उसका नाम था फर्नांड। डैंगलर्स जानता था कि फर्नांड मर्सिडीज का दूर का रिश्तेदार है और मर्सिडीज के साथ एडमंड की शादी होने वाली है। मर्सिडीज और फर्नांड बचपन में एक साथ खेले कूदे थे और एक दूसरे को बहुत मानते थे, लेकिन फर्नांड बाद में मन ही मन उससे शादी करने के मंसूबे बनाने लगा। मर्सिडीज इसके लिए राजी नहीं हुई क्योंकि वो उसे अपने भाई की तरह मानती थी और साथ ही वो एडमंड को प्रेम करती थी। कुछ दिनों के बाद मर्सिडीज और एडमंड के विवाह की बात भी पक्की हो गई, लेकिन उसके बाद भी फर्नांड ने अभी तक उम्मीद नहीं छोड़ी थी। वो बराबर इसी कोशिश में लगा रहता था कि किसी भी तरह से मर्सिडीज उससे शादी करने के लिए राजी हो जाए। उसे मालूम हो गया था कि एडमंड यात्रा से लौट आया है और उसकी कुछ दिन की छुट्टी भी है और इसी बीच दोनों की शादी होने वाली है। इसीलिए बहुत निराश होकर वो उस शराब खाने में आया हुआ था। डैंगलर्स तुरंत उसके पास जा पहुंचा और बातों ही बातों में उसने फर्नांड के मन का हाल जान लिया। उसे मालूम हो गया कि फर्नांड भी एडमंड से नाराज है। बस फिर क्या था, डैंगलर्स तो इसी मौके की तलाश में था। उसने फर्नांड से कहा, देखो फर्नांड, मैं तुम्हारी मुश्किल बड़े मज़े से आसान कर सकता हूँ और एडमंड को तुम्हारे रास्ते से हटा सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें एक चिट्ठी लिखनी पड़ेगी। चिट्ठी? किसके नाम? तुम ये मत पूछो, बस जो मैं कहता हूँ वो लिखते जाओ। फर्नांड की समझ में कुछ आया तो नहीं, लेकिन वो चिट्ठी लिखने के लिए तैयार हो गया। उसने एक नौकर से कागज कलम मंगवाया और लिखना शुरू किया। ये चिट्ठी जो थी ये थी मार्सेल्स के मेयर के नाम। उसमें लिखा हुआ था, एक राजभक्त नागरिक आपको सूचित करना चाहता है कि मोरेल की कंपनी में फराओ नाम के जहाज में काम करने वाला एक खलासी जिसका नाम है एडमंड दांते, जिसे अब उसका कैप्टन बना दिया गया है, राजा के विरुद्ध चलने वाले षड्यंत्रों में भाग ले रहा है। वो एल्बो द्वीप से नेपोलियन के पास से एक खास चिट्ठी लाया है। अगर उसे गिरफ्तार कर लिया जाए और ठीक से जांच पड़ताल की जाए तो ये चिट्ठी आपको उसके पास ही मिलेगी। या तो ये उसके खुद के पास होगी या फिर जहाज में उसके कमरे में कहीं छिपा कर रखी गई होगी। ये चिट्ठी गुमनाम थी और इसके नीचे किसी का साइन नहीं था। डैंगलर्स ने बड़े ही मज़े से कहा, देखा फर्नांड, अब तुम एडमंड से बड़ी आसानी से बदला ले सकते हो और उसे अपने रास्ते से हटा सकते हो। लेकिन फर्नांड अभी भी एडमंड का इतना बड़ा नुकसान करने से थोड़ा हिचक रहा था। उसने आनाकानी की और इस षड्यंत्र से दूर रहना चाहा, लेकिन डैंगलर्स बार बार उससे कह रहा था कि अरे तुम ये चिट्ठी बस मेयर के पास पहुंचा दो, बाकी तुम्हें और कुछ नहीं करना है, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। फर्नांड इसके बाद भी डर रहा था। डैंगलर्स की समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से उसे एडमंड के खिलाफ ये चिट्ठी भेजने के लिए तैयार करे। इतने में अचानक डैंगलर्स की नज़र बाहर सड़क पर पड़ी तो उसने देखा कि एडमंड मर्सिडीज के साथ बाहर सड़क पर चला जा रहा था। वो दोनों घूमने के लिए निकले हुए थे। डैंगलर्स ने फौरन इस मौके का फ़ायदा उठाया और सड़क की तरफ इशारा करके फर्नांड से बोला,
लो देख लो कैसे जा रहे हैं दोनों मज़े से। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम भी इसी तरह से मर्सिडीज के साथ घूम फिर सको और अंत में एक दिन उसे अपना बना सको, तो तुम्हें एडमंड के खिलाफ कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए ना। मैंने तो तुम्हें सबसे आसान रास्ता बता दिया है। अब तुम्हें करना है तो करो, नहीं करना है तो भाड़ में जाओ। फर्नांड पर इस बात का वही असर पड़ा जो आग में घी का पड़ता है। ईर्ष्या के मारे वो जल उठा और एडमंड के खिलाफ ये कदम उठाने को तैयार हो गया। उसने कागज़ जेब में रखा और शराब खाने से बाहर निकल आया। फिर उसने सबसे पहला काम जो किया वो था उस चिट्ठी को डाक के डिब्बे में छोड़ना। डैंगलर्स की खुशी की सीमा न थी। उसका काम पूरा जो हो गया था। वो मज़े में गुनगुनाता हुआ घर लौट गया। कुछ दिनों के बाद एडमंड के विवाह की तिथि आ पहुंची। विवाह में भाग लेने के लिए उसने जहाज़ के सभी खलासियों और अपने मित्रों को निमंत्रित किया। फर्नांड और डैंगलर्स भी उसके मित्र की तरह उसे बधाई देने के लिए आ पहुंचे। जहाज़ के मालिक मोरेल भी अपने साथियों के साथ आए थे। सब लोग हंसी मजाक और खाने पीने में लगे थे कि इतने में अचानक पुलिस के कुछ आदमी वहां आ पहुंचे। 2-3 सिपाही दरवाजे पर रास्ता रोक कर खड़े हो गए। ये देखकर सभी लोग चौंक पड़े। मेहमानों में घबराहट फैल गई। लोगों की समझ में नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। वहां पर एकदम से सन्नाटा छा गया। दारोगा ने कड़कती हुई आवाज में पूछा, यहाँ पर एडमंड दांते किसका नाम है? एडमंड का चेहरा उतर गया, लेकिन किसी तरह अपने आप पर काबू पाकर वो आगे आया और बोला, जी एडमंड मेरा नाम है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। आप लोग मुझे गिरफ्तार करने आए हैं? लेकिन शायद आप लोग कोई गलती कर रहे हैं। मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए मुझे गिरफ्तार होना पड़े। तुम मिस्टर मोरेल के जहाज़ पर काम करते हो ना, फराओ नाम के जहाज़ पर? एडमंड बेचारा ये सुनकर कुछ नहीं बोला। उसने एक आध बार और विरोध करने की कोशिश की, लेकिन दरोगा टस से मस होने को भी तैयार नहीं था। एडमंड अपने पिता मर्सिडीज और अपने मालिक मोरेल की तरफ घूमकर बोला, ज़रूर इन लोगों से कोई गलती हो रही है, लेकिन ये पुलिस वाले हैं ना, मेरी बात भला क्यों मानेंगे? मैं ज़रा इनके साथ थाने तक होकर आता हूँ। मैंने कोई अपराध तो किया नहीं है, भला फिर मुझे क्यों गिरफ्तार किया जाएगा? थाने जाकर सब कुछ तय हो जाएगा। आप लोग चिंता ना करें, मैं अभी थोड़ी देर में वापस आता हूँ। फिर वो मर्सिडीज का हाथ दबाकर बोला, घबराना मत, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जल्दी ही वापस लौट आऊँगा। फिर वो सिपाहियों के साथ वहाँ से चल पड़ा। सारे रंग में जैसे भंग पड़ गया। लोगों के चेहरे उतर गए और धीरे धीरे भीड़ वहाँ से छंटने लगी। जो लोग बच गए वे एक दूसरे की तरफ उदास नज़रों से देखते हुए वहीं बैठे रहे। मोरेल सबको हिम्मत बंधाने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा, अरे घबराने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, पुलिस वालों से ज़रूर कोई गलती हुई है। आप लोग यहीं रहिए, मैं एडमंड को छुड़ाने की कोशिश करता हूँ। कोतवाल से मेरी जान पहचान है। ये कहकर मोरेल वहाँ से चला गया। मेहमान लोग बैठकर इंतज़ार करने लगे। 1 घंटा बीता, दूसरा बीता, लेकिन ना तो मोरेल लौटा और ना ही एडमंड। इसलिए अब धीरे धीरे करके बाकी बचे लोग भी जाने लगे। वहाँ पर सिर्फ एडमंड के पिता और मर्सिडीज बचे, जो अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाते रहे। फर्नांड पहले से ही इस काम को करने से घबरा रहा था। फिर किसी तरह से जोश में आकर उसने ये चिट्ठी डाल दी थी, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसकी शरारत का इतना बुरा नतीजा निकलेगा। वो ये सब देख नहीं सका और चुपचाप वहाँ से खिसक गया। लेकिन डैंगलर्स मन ही मन बहुत खुश था। वो वहीं पर बैठा रहा। थोड़ी ही देर में कैड्रोसी नामक एक जहाज़ी उसके पास आया और बोला, मैं जानता हूँ कि ये सब तुम्हारी ही शरारत है। इस सब के पीछे तुम ही हो। उस दिन शराब खाने में तुमने फर्नांड से जो जो कुछ कहा था वो सब मैंने सुन लिया था। मैं वहीं एक कोने में बैठा हुआ था। तुम्हें ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। डैंगलर्स पहले तो घबराया, लेकिन फिर उसने सोचा कि जब इसे पता चल ही गया है तो इससे ज़रा ढंग से पेश आना चाहिए। वो बोला, अगर जानते भी हो तो क्या हो गया? जब तुम उस टाइम नहीं बोले बीच में, तो इस टाइम क्यों टांग अड़ा रहे हो? जाओ और अपना काम देखो। अगर ऐसे ही चीखते चिल्लाते रहे तो हो सकता है कि मैं भी पकड़ा जाऊं, लेकिन बचोगे तुम भी नहीं बच्चू। सब लोग यही मानेंगे कि षड्यंत्र में तुम्हारा भी हाथ है। कैड्रोसी थोड़ा डरपोक स्वभाव का था। डैंगलर्स की ये बात सुनकर वो डर गया और चुप हो गया। उसमें इतनी हिम्मत नहीं बची कि सबको बतला दे कि इस षड्यंत्र के पीछे किसका हाथ है। उधर सिपाहियों ने एडमंड को शहर के मेयर के सामने पेश किया। मेयर ने उससे तरह तरह के सवाल पूछने शुरू कर दिए, लेकिन इसी बीच एक सिपाही ने जहाज़ में एडमंड के कमरे से मिले एक कागज़ को उनके हाथ में रख दिया।
उसे देखते ही मेयर चौंक पड़े, क्योंकि कागज जिसके पास जाने वाला था और जिसका नाम उस पर लिखा हुआ था वो कोई और नहीं, मेयर मिस्टर विलफोर्ड के अपने ही पिता थे। उन्हीं का नाम मिस्टर नॉर्थिए था। ये देखकर मेयर के माथे पर पसीना झलक आया। उनको मालूम था कि उनके पिता नेपोलियन के पक्ष में हैं और राजा को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके पिता और नेपोलियन के बीच में गुप्त रूप से चिट्ठी पत्री चलती है। वो अच्छी तरह से जानते थे कि अगर इस चिट्ठी के बारे में लोगों को पता चल गया और सारा भेद खुल गया तो ना सिर्फ उनको मेयर की नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, बल्कि हो सकता है उन्हें मौत की सज़ा भी हो जाए। और पिता की क्या हालत होगी उसका तो बस अनुमान ही लगाया जा सकता है। उनके बचने की तो कोई उम्मीद ही नज़र नहीं आ रही थी। काफ़ी देर तक सोच विचार करने के बाद उन्होंने आखिर एक उपाय ढूंढ निकाला। उन्होंने सब लोगों को वहाँ से बाहर जाने को कहा और फिर एडमंड को अपने पास बुलाकर पूछा, एडमंड, तुम्हें ये कागज़ कहाँ से मिला? डरो मत और मुझे साफ साफ पूरी बात बताओ। एडमंड बड़ा ही भोला आदमी था। उसने मेयर की बात पर विश्वास कर लिया और उसे सब कुछ बता दिया। उसने ये भी बताया कि किस तरह से कप्तान ने मरते समय उसे ये काम सौंपा था। ये सब सुनकर मेयर ने उससे पूछा, अच्छा अब ज़रा ये बताओ कि इस कागज़ पर जिसका पता लिखा है उसे तुम जानते हो क्या? जी नहीं, मैं नहीं जानता। कभी तुमने उसका नाम सुना है? जी नहीं। ये सुनकर मेयर ने चैन की सांस ली। उसने अपने मन की बात मन में ही रखी और कहा, देखो एडमंड, तुम ये जानते ही हो कि अगर किसी को भी इस चिट्ठी के तुम्हारे पास होने की खबर मिली तो तुम गिरफ्तार किए जा सकते हो और तुम्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सकती है। इस चिट्ठी को अपने पास रखना राजद्रोह है। इस अपराध की सज़ा में तुम्हें फांसी तक दी जा सकती है। लेकिन हुजूर, मुझे तो कुछ भी पता नहीं, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। मेयर ने गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा, हाँ मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन भला दूसरे लोग ये सब कैसे समझेंगे? चिट्ठी तुम्हारे पास से मिली है और तुम्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं है। इस बात पर भला कौन विश्वास करेगा? एडमंड हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोला, नहीं नहीं मेयर साहब, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। ईश्वर जानता है मैं जो कुछ कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। मैं एकदम निर्दोष हूँ। कृपया जैसे भी हो आप मेरी रक्षा कीजिए। मेयर ने उसे हिम्मत बंधाते हुए कहा, भाई मामला तो बहुत संगीन है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा। लेकिन इतना याद रखना कि किसी को इस चिट्ठी के बारे में पता ना चले, और ये तो बिल्कुल भी ना पता चले कि ये चिट्ठी किसके नाम पर है, वरना अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर एडमंड की जान में जान आई। वो बोला, हुजूर आप किसी तरह से मुझे बचा लीजिए। मैं जिंदगी भर आपका गुलाम बनकर रहूंगा। मैं किसी से भी नहीं कहूँगा कि ये चिट्ठी कैसी है और किसके नाम आई है। मेरी जान अब आपके हाथों में है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी मदद ज़रूर करेंगे। मुझसे जो कुछ भी हो सकेगा मैं ज़रूर करूँगा। ये चिट्ठी तुम्हारे खिलाफ सबूत की तरह से पेश की जा सकती है, इसलिए इसे मैं तुम्हारे सामने ही नष्ट किए देता हूँ। ये कहकर उन्होंने उसके सामने ही उस कागज़ के टुकड़े टुकड़े करके उसे जला दिया। एडमंड बेचारा ये जान ही नहीं सका कि मेयर ने उसे बचाने के लिए नहीं, बल्कि खुद अपने आप को और अपने पिता को बचाने के लिए उस कागज़ को नष्ट किया है। मेयर ने कुछ देर सोचकर फिर आगे कहा, तुम्हें कुछ दिनों तक जेल में रहना होगा, उसके बाद मैं तुम्हें छुड़वा दूंगा। एडमंड ने मेयर को धन्यवाद दिया और फिर सिपाहियों के साथ चला गया। उसके मालिक मिस्टर मोरेल अदालत के बाहर बैठे थे। मेयर ने उनसे कहा, देखिए मिस्टर मोरेल, मामला तो बहुत ही संगीन है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस लड़के को छोड़ दिया जाए। अब आप जाइए और किसी तरह से इसके माता पिता को समझाने की कोशिश कीजिए। मिस्टर मोरेल निराश होकर घर लौट आए और एडमंड के पिता और मर्सिडीज को समझाने की कोशिश करने लगे। अध्याय 3। एडमंड मेयर की बात पर विश्वास करके अपने छूटने की उम्मीद में किसी तरह जेल में दिन काटने लगा। उसने किसी को ये नहीं बताया कि उसे क्यों पकड़ा गया है, उसके पास किसके नाम चिट्ठी थी या उसमें क्या लिखा था। उसे मेयर पर पूरा भरोसा था और उसने उनको वचन दिया था कि वो किसी को भी उस चिट्ठी के बारे में नहीं बताएगा। इसी तरह से कई दिन बीत गए। एक दिन एडमंड बड़ा ही उदास अपनी कोठरी में बैठा था कि इतने में अचानक कुछ सिपाहियों ने आकर कहा, चलो हमारे साथ चलो। एडमंड को थोड़ी उम्मीद बंधी।
लेकिन साथ ही वो थोड़ा घबरा भी गया। कहाँ जाना है? बहस मत करो, चुपचाप चलो, थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा कि कहाँ जाना है। एडमंड कुछ नहीं बोला। उसे मेयर की बात पर विश्वास था। उसे लगा कि शायद उसे जेल खाने से रिहा किया जा रहा है। वो उठा और उनके साथ चला गया। चलते चलते वे लोग समुद्र के किनारे जा पहुंचे। वहां पर सिपाहियों ने उसे एक नाव में बैठने को कहा। उसने आश्चर्य से पूछा, लेकिन क्यों? हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तुमसे कहा ना, बेकार के सवाल जवाब मत करो, थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि कहाँ जा रहे हैं। नाव चल पड़ी। एडमंड को अब भी आशा थी कि मेयर साहब जरूर उसकी मदद कर रहे हैं और उसे चुपचाप जेल से रिहा करवाकर फ्रांस की सीमा के बाहर कहीं छुड़वा देना चाहते हैं। इसीलिए वो समुद्र का दृश्य देखते हुए चुपचाप बैठा रहा। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद एक पहाड़ी की चोटी पर किसी बड़ी भारी किले जैसी चीज को देखकर उसका दिल धड़कने लगा। किसी अज्ञात आशंका से वो कांपने लगा। उसने डरते डरते पूछा, ये कौन सी जगह है? एक सिपाही ने जवाब दिया, वहीं पर तुम्हें जाना है। बहुत देर से ये जानने के लिए उतावले हो रहे थे ना, अब देख लो अच्छी तरह से। ये फ्रांस का सबसे भयानक जेल खाना है और अब से तुम यहीं रहोगे। ये सुनकर तो उसके जैसे होश ही उड़ गए। कहाँ तो वो ये सोचकर बैठा था कि मेयर साहब उसे रिहा करवा रहे हैं और कहाँ ये चारों तरफ समुद्र से घिरा पहाड़ी जेल खाना। वो बोला, अरे ज़रूर तुम लोगों से कोई गलती हुई है। मुझे तो जल्दी ही छोड़ा जाने वाला था, फिर मुझे यहाँ क्यों भेजा जा रहा है? मैं एकदम निर्दोष हूँ भाई। इस पर सारे सिपाही खिलखिलाकर हंस पड़े और बोले, बड़े चालाक मालूम पड़ते हो बेटा, हमें भी पट्टी पढ़ाना चाहते हो, चुपचाप बैठे रहो। धीरे धीरे किला पास आ गया। उसकी पत्थर की काली काली दीवारें देखकर एडमंड का दिल दहल गया। उसे किले की तरफ ले जाया जा रहा था और वो मन ही मन यही सोच रहा था कि ज़रूर इन लोगों से कोई गलती हुई है, वरना भगवान के राज्य में इतना बड़ा अंधेर नहीं हो सकता। उसने सिपाहियों से बहुत प्रार्थना की। वो उनके आगे बहुत गिड़गड़ाया कि एक बार, बस एक बार मुझे मेयर साहब के पास ले चलो, वो ज़रूर मुझे छोड़ देंगे। लेकिन सिपाहियों ने उसकी एक नहीं सुनी। उनके हाथ में कुछ था भी नहीं। उन्हें जो हुक्म मिला था वे तो बस उसी को पूरा कर रहे थे। जब एडमंड ने ज़्यादा विरोध किया तो सिपाहियों ने भी बल प्रयोग किया और उसे ज़बरदस्ती खींचते हुए किले में ले गए। किले के बड़े बड़े दरवाजे बंद हो गए। बेचारा एडमंड, अभी वो सिर्फ 18-19 साल का ही हुआ था। अपने उत्साह और ईमानदारी से भरे काम से उसने अपने मालिक को भी प्रसन्न कर लिया था। मर्सिडीज जैसी सुंदर लड़की से उसका विवाह होने वाला था और इस सब के बीच उसे बिना किसी कसूर के पूरी दुनिया से दूर इस भयानक किले में बंद कर दिया गया था, जिसके चारों तरफ पानी ही पानी था। किले में उसे एक छोटी सी अंधेरी कोठरी में रखा गया। इस कोठरी में दीवार में ऊपर की तरफ सिर्फ एक छोटा सा छेद था। उसी से थोड़ी बहुत हवा और रोशनी अंदर आ सकती थी। ये कोठरी शायद तहखाने में थी, इसीलिए आसपास किसी भी आदमी की झलक तक नहीं मिलती थी। सिर्फ सुबह और शाम पहरेदार आते थे और उसके आगे खाना सरका कर चले जाते थे। वो बार बार उनके आगे हाथ पैर जोड़ता और खुद को कोतवाल के पास पहुंचा देने की मांग करता। कभी वो उनसे चिट्ठी लिखने की भी इजाज़त मांगता, लेकिन वहाँ पर कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। इसी तरह दिन पर दिन बीतने लगे। किसी ने उसकी खबर तक नहीं ली। उस बेचारे को ये भी पता नहीं था कि कितने दिनों तक और उसे इस काल कोठरी में सड़ना पड़ेगा। उसकी सारी आरज़ू मिन्नतें बेकार साबित हो रही थीं। उसने पहरेदारों से ये तक प्रार्थना की कि अच्छा और कुछ नहीं तो उसे कम से कम जेलर से ही मिला दिया जाए, लेकिन इसके जवाब में उसे बताया गया कि जेलर किसी से मुलाकात नहीं करते। चारों तरफ से निराश होकर वो जैसे पागल सा हो गया। अंत में उसने पहरेदारों को धमकाना शुरू किया कि अगर जेलर से उसे नहीं मिलाया गया तो वो उनमें से जिसको भी पकड़ पाएगा उसका गला घोंट देगा। उसने सोचा था कि शायद इस बात से डरकर पहरेदार उसे जेलर के पास पहुंचाने को राजी हो जाएंगे, लेकिन परिणाम हुआ ठीक उल्टा। उसे तहखाने की एक और ज़्यादा अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया। पहले वाली कोठरी में एक छोटा सा तो छेद था जिससे ताज़ी हवा आती थी और कभी कभार सूरज की एक आध किरण भी आ जाती थी, लेकिन यहाँ तो सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। वो बहुत रोया चिल्लाया, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। उधर दूसरी तरफ मिस्टर मॉरेल रोज़ मेयर के पास जाते थे और उससे एडमंड की खबर मालूम करते रहते थे। शुरू में तो मेयर उन्हें मीठे मीठे आश्वासन देता रहा, लेकिन बाद में उसने उनसे मिलना ही बंद कर दिया।
एडमंड के बूढ़े बाप और असहाय मर्सिडीज की हालत देखकर मिस्टर मॉरेल ने बड़ी कोशिश की, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकला। अध्याय 4। इधर नेपोलियन मौके की तलाश में था और फिर से राज्य हासिल करने की कोशिशों में लगा हुआ था। मौका पाते ही उसने एक बड़ी भारी फौज बटोरी और फिर फ्रांस पर हमला कर दिया। पूरे फ्रांस में भगदड़ मच गई। बूढ़े राजा 18वें लुई ने नेपोलियन को रोकने के लिए एक फौज भेजी, लेकिन उल्टे वो फौज पूरी की पूरी खुद नेपोलियन से जा मिली। धीरे धीरे पूरी तैयारी करके उसने फ्रांस की राजधानी पेरिस पर हमला करने की योजना बनाई। इस मौके पर उम्मीद की जा रही थी कि शायद पुराने कैदियों को छोड़ दिया जाएगा। मॉरेल बराबर इस कोशिश में लगा था कि मेयर को समझा बुझाकर एडमंड को छोड़ने के लिए राजी कर लिया जाए, लेकिन मेयर बड़ा ही डरपोक था। वो सोचता था कि अगर कहीं नेपोलियन हार गया और राजा का ही शासन रहा तो फिर एडमंड को छोड़ना ठीक नहीं रहेगा। यहाँ तक कि राजधानी में नेपोलियन की सेनाएं घुस आईं और नेपोलियन ने सिंहासन पर कब्जा भी कर लिया। अब वो सम्राट बन चुका था, लेकिन उसके बाद भी मेयर एडमंड को छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सका। इसका कारण ये था कि वो मन ही मन जानता था कि नेपोलियन का राज्य ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा, और असल में हुआ भी यही। करीब 100 दिन तक राज्य करने के बाद नेपोलियन वाटरलू की लड़ाई हार गया और उसे राज्य से हाथ धोना पड़ा। उसके हारने के साथ ही एडमंड के छूटने की उम्मीद अब पूरी तरह से खत्म हो गई। नेपोलियन के खिलाफ राजा लुई की मदद करने के कारण मेयर विलफोर्ट का पद बढ़ा दिया गया और अब वो पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया। अब वो चाहता तो एडमंड को छोड़ सकता था। इसके अलावा एक बात और भी थी कि एडमंड मेयर के पिता का नाम तक नहीं जानता था और ना ही उसे ये पता था कि वो राजा के खिलाफ षड्यंत्र में नेपोलियन से मिला हुआ है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद मेयर एडमंड को छोड़ने के लिए राजी नहीं हुआ। उसे अब भी यही डर था कि कहीं छूटने के बाद एडमंड अधिकारियों को ये ना बता दे कि मेयर का पिता राजा के खिलाफ षड्यंत्र में भाग लिया करता था। और इस तरह से बेचारा एडमंड बिना कसूर के जेल में सड़ता रहा। उस अंधेरी कोठरी के पत्थरों पर सिर पटक पटक कर रोता रहा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। शुरू के 2-3 साल तक वो इस उम्मीद में बैठा रहा कि शायद उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन अब वो सारी उम्मीदें छोड़ चुका था। अब तो उसे यही विश्वास हो गया था कि सिवाय मौत के और कोई चीज़ उसे इस काल कोठरी से छुटकारा नहीं दिला सकती। कुछ समय बाद एक सरकारी अधिकारी एक दिन किले के कैदियों की हालत की जांच करने के लिए आया। किले के ऊपरी हिस्से के कैदियों को देखने के बाद उसने पहरेदारों से पूछा, तहखाने में कितने कैदियों को बंद किया है? पहरेदारों ने बताया, जी नीचे सिर्फ 2 कैदी हैं। उनमें से एक को तो विद्रोह करने के अपराध में बंद किया गया है और दूसरा एकदम मूर्ख है, लगता है वो पागल है। ये सुनकर अधिकारी को हैरानी हुई। वो बोला, अच्छा, लेकिन ये लोग हैं कौन? मुख्य पहरेदार ने उसे बताया कि उनमें से एक तो नेपोलियन को फिर से राजगद्दी पर बैठाने के षड्यंत्र में पकड़ा गया था। उसकी उम्र बहुत कम है, लेकिन वो खतरनाक मालूम होता है। दूसरा जो है वो एक बूढ़ा पादरी है। वो भी शायद ऐसे ही किसी अपराध में पकड़ा गया था, लेकिन वो बिल्कुल पागल मालूम होता है। वैसे तो वो बड़े शांत स्वभाव का है, लेकिन कभी कभी उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो जेल में पड़ा पड़ा लाखों रुपए की संपत्ति के सपने देखता रहता है। जो कोई भी उसके पास जाता है वो उससे कहता है कि मुझे यहाँ से छुड़वा दो तो मैं तुम्हें बहुत सारा रुपया दूंगा। अधिकारी के मन में उत्सुकता पैदा हुई और वो उन दोनों कैदियों से मिलने के लिए तहखाने में गया। पहले उसने एडमंड से बात की। एडमंड ने उसे बताया, मुझे कुछ नहीं पता सर कि मुझे यहाँ किस लिए बंद करके रखा गया है। एक बार मुझे अगर मेयर साहब से मिला दिया जाए तो मैं उनको उनका पुराना वादा याद दिलाकर उनसे कहूँगा कि प्लीज़ मुझे यहाँ से छुड़वा दें, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो ज़रूर मुझे छुड़वा देंगे। अधिकारी ने हमदर्दी प्रकट की और कहा कि उससे जो कुछ बन पड़ेगा वो करेगा। फिर वो उस पागल पादरी से मिलने गया। पादरी ने उसे बताया, मेरा नाम फादर फारिया है। मैं 20 साल तक एक राजकुमार के यहाँ नौकरी करता था, लेकिन पता नहीं क्यों 5 साल पहले मुझे पकड़कर यहाँ बंद कर दिया गया। अगर आप मुझे यहाँ से छुड़वा दें तो मैं आपको बहुत सा रुपया दे सकता हूँ। अब पहरेदारों ने क्योंकि पहले से ही उस अधिकारी को पादरी का किस्सा बता दिया था और कह दिया था कि वो रुपए देने की बात करता है, इसलिए उस अधिकारी ने पादरी की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और व्यंग्य से मुस्कुराता हुआ ऊपर लौट आया। रास्ते में एक सिपाही ने उससे कहा, अरे हुजूर, इस आदमी का दिमाग सचमुच खराब है।
वरना जितने रुपए की ये बात करता है उसका अगर 1/4 भी इसके पास होता तो यह आज इस तरह से जेल में थोड़ी सड़ रहा होता। अधिकारी ने कहा, हाँ तुम्हारा कहना सही लगता है। फिर उसने जेल खाने के दफ्तर में जाकर सारे कैदियों के कागजात देखे। कागजों में साफ साफ ये लिखा था कि एडमंड को छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। इसीलिए वो अधिकारी कुछ नहीं कर सका और चुपचाप वहां से लौट गया। बेचारा एडमंड अब पूरी ही उम्मीद खो बैठा था कि कभी वो जेल से बाहर निकल भी पाएगा या नहीं। चारों तरफ से हार कर उसने खुद को ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया। एडमंड के मालिक भी अब उसके रिहा होने की उम्मीद खो बैठे थे, इसलिए उन्होंने डैंगलर्स को जहाज का कप्तान बना दिया और इस तरह से इतने समय के बाद डैंगलर्स की इच्छा पूरी हो गई। अध्याय 5। एडमंड को कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आती थी, लेकिन फिर भी वो सोचता था कि शायद किसी दिन किसी तरह इस काल कोठरी से उसे मुक्ति मिल जाए। कभी कभी वो सोचता कि ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, और कभी सोचता कि जो भाग्य में लिखा होता है वो तो होकर ही रहता है। लेकिन जब कभी उसे मर्सिडीज या अपने बूढ़े पिता की याद आती तो वो बहुत बेचैन हो उठता और पागल की तरह अपनी कोठरी का दरवाज़ा पीटने लगता। फिर थक हार कर चुपचाप एक कोने में पड़ा रहता। धीरे धीरे ईश्वर पर से भी उसकी श्रद्धा उठने लगी। एक दिन घोर निराशा के पलों में उसने तय किया कि वो अपने प्राण त्याग देगा, लेकिन उसे उस कोठरी में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे वो आत्महत्या कर पाता। बहुत सोच विचार करने पर उसने ये निर्णय किया कि खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया जाए। दूसरे दिन सवेरे जब पहरेदार उसके लिए खाना लेकर गया तो उसने उसे छुआ तक नहीं। दिन भर दीवार की तरफ मुंह किए चुपचाप पड़ा रहा। इसी तरह से दिन बीतने लगे। रोज़ खाना आता और कोठरी के दरवाजे पर पड़ा रहता, लेकिन एडमंड उसे छूता तक नहीं था। पहरेदार ने सोचा कि शायद कैदी बीमार है, इसलिए खाना नहीं खा रहा है। वो बिना कुछ बोले हर रोज़ बचा हुआ खाना उठा लेता और ताज़ा खाना रख देता। अब कई दिनों तक भूखा रहने के कारण एडमंड कुछ बीमार सा रहने लगा। वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया और उसकी रही सही शक्ति भी जाती रही, लेकिन मौत अभी भी कोसों दूर थी। इसी बीच एक विचित्र घटना घटी और उस घटना के कारण उसे आशा की एक नई किरण दिखाई दी। हुआ ये कि एक दिन जब वो पड़ा पड़ा मौत का इंतज़ार कर रहा था तो उसे बगल से कोई आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे साथ वाली दीवार के पास कोई ज़मीन खोद रहा हो। पहले तो उसने सोचा कि शायद कोई चूहा बिल खोद रहा है, लेकिन जब आवाज़ काफ़ी देर तक आती रही और उसने दीवार से कान लगाकर ध्यान से सुना तो वो आश्चर्य में पड़ गया। सचमुच ही पास की कोठरी में कोई गड्ढा खोद रहा था। उसने सोचा कि शायद उसका पड़ोसी जेल से छूटने की कोई तरकीब निकाल रहा है। ये सोचकर उसे भी थोड़ी उम्मीद बंधी और उसने पहरेदार द्वारा रखे गए खाने में से रोटी का एक टुकड़ा मुंह में रख लिया और थोड़ा पानी भी पी लिया। पेट में अन्न के जाते ही उसमें कुछ ताकत आई। उसने दीवार पर 3 बार चोट की और फौरन उधर से आवाज़ आनी बंद हो गई। अब तो एडमंड को पूरा यकीन हो गया कि सचमुच ये कोई कैदी ही है जो दीवार तोड़कर इधर आने की कोशिश कर रहा है। अब उसके बाद 3 दिन तक उसे कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। एडमंड दिन रात दीवार पर कान लगाए उस आवाज़ की प्रतीक्षा करता रहता था। अंत में चौथे दिन फिर से वो आवाज़ सुनाई दी। एडमंड खुशी से नाच उठा। उसने सोचा कि मुझे भी इस काम में अपने साथी की मदद करनी चाहिए, लेकिन ज़मीन खोदी जाए तो किस चीज़ से? वहाँ कोई साधन तो था नहीं। अंत में उसे एक तरकीब सूझ गई। जिस तसले में उसे खाना दिया जाता था उसी से उसने दीवार के पास ज़मीन खोदना शुरू किया। जैसे ही पहरेदार के पैरों की आहट आई उसने काम बंद कर दिया और जब पहरेदार खाना रख कर लौट गया तो खा पी कर वो फिर से अपने काम में जुट गया। थोड़ी ही देर में उसने काफ़ी ज़मीन खोद डाली और फिर धीरे धीरे करके दीवार का एक पत्थर भी निकाल लिया। जब पत्थर निकल आया तो एडमंड की खुशी की सीमा नहीं रही। उसे ये सोचकर बड़ा अफसोस भी हुआ कि इतने दिनों तक वो चुपचाप क्यों बैठा रहा। अंत में कुछ दिनों के बाद उसने दीवार में छेद कर दिया। जब छेद बड़ा हो गया तो उसने उसमें से धीरे से अपने पड़ोसी को आवाज़ दी और उससे पूछा, अरे भाई तुम कौन हो? उधर से आवाज़ आई, तुम कौन हो? मैं एक कैदी हूँ भाई। किस देश के रहने वाले हो? फ्रांस का हूँ। तुमने क्या किया था? यहाँ तुम्हें किस लिए बंद किया गया है? मैंने किया तो कुछ नहीं था, मैं तो निर्दोष हूँ, बस यूं ही फंस गया। उसका पड़ोसी ये सुनकर हंस पड़ा और बोला, बिल्कुल निर्दोष हो?
तो क्या बिना किसी अपराध के तुमको यहाँ बंद किया गया है? हाँ मेरे भाई, मैं तो यही जानता हूँ। हालांकि इल्ज़ाम मेरे ऊपर ये लगाया गया है कि मैं सम्राट नेपोलियन को फिर से राज्य दिलाने के षड्यंत्र में भाग ले रहा था। उसके साथी ने हैरानी से पूछा, क्या कहा तुमने? क्या सम्राट नेपोलियन अब राजा नहीं रहे? उसका ये प्रश्न सुनकर एडमंड को हैरानी हुई। उसने कहा, नहीं तो वो तो राज्य छोड़कर कब के एल्बो द्वीप में चले गए हैं। क्या तुम्हें ये नहीं मालूम? उधर से निराशा भरे स्वर में आवाज़ आई, अरे नहीं भाई, भला मुझे कहाँ से मालूम होगा। मैं तो जिस दिन से इस कैद खाने में बंद हुआ हूँ, मुझे बाहर की कोई खबर ही नहीं मिली। एडमंड ने पूछा, तुम कब से यहाँ बंद हो? कई साल हो गए, अब तो मैं गिनती भी भूल चुका हूँ। लेकिन हाँ, इतना मुझे ज़रूर याद है कि जब मैं यहाँ लाया गया था तब 1811 का साल चल रहा था। ये सुनकर एडमंड कांप उठा। उससे भी 4 साल पहले उस बेचारे को यहाँ बंद किया गया था। इतने में उधर से आवाज़ आई, अच्छा ये बताओ भाई, तुम जहाँ खोद रहे हो वो जगह ज़मीन से कितनी ऊंची है और तुम्हारी कोठरी के आगे क्या है? एडमंड ने जवाब दिया, मैं बिल्कुल ज़मीन के पास खोद रहा हूँ। अच्छा, और तुम्हारी कोठरी के बाहर क्या है? मेरी कोठरी के बाहर तो कुछ भी नहीं है, शायद ऊपर जाने की सीढ़ियाँ हैं। उधर से निराशा भरी आवाज़ आई, ओहो, तब तो सारी मेहनत बेकार हो गई। मैंने इस दीवार को बाहर की दीवार समझकर खोदना शुरू किया था। मैं कोठरी खोलकर बाहर निकलना चाहता था। मुझे क्या पता था कि मैं एक कोठरी से निकलकर दूसरी कोठरी में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। कितना अच्छा होता अगर मैं बाहर की तरफ वाली दीवार में छेद करता। एडमंड ने जवाब दिया, लेकिन बाहर तो समुद्र है, यहाँ से ज़मीन बहुत दूर है। क्या तुम इतनी दूर तैर पाते? ऐसे मौक़ों पर भगवान शरीर में ताकत अपने आप दे देता है। लेकिन अब क्या करूँगा मैं? खैर, कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। अच्छा ऐसा करो, अब तुम कुछ मत करना। जब तक दूसरी बार मेरे साथ बातचीत ना हो तब तक बिल्कुल चुपचाप पड़े रहना, समझ गए? लेकिन भाई, तुमने ये तो बताया नहीं कि तुम कौन हो? एडमंड ने पूछा। पड़ोसी ने एक पल रुककर कहा, मैं 27 नंबर का कैदी हूँ। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है भाई? तुम इस तरह अपने को छिपाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? एडमंड ने पूछा। जवाब में उसका पड़ोसी व्यंग्य से हंस पड़ा और उसने कोई जवाब नहीं दिया। एडमंड ने गंभीर आवाज़ में धीरे से कहा, देखो भाई, मैं एक ईसाई हूँ और भगवान ईसा की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं जेल के पहरेदारों से इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन प्लीज़ मुझे भी अपने साथ लेते चलो। अगर तुम्हें भागने का कोई रास्ता सचमुच मिल जाए तो ईश्वर के नाम पर मुझे यहाँ से छुड़ा ले चलना, वरना मैं यहाँ दीवारों से सिर फोड़ फोड़ कर मर जाऊँगा। मुझ पर विश्वास रखो, मैं आखिरी दम तक तुम्हारा साथ दूंगा। कुछ देर तक तो उसका पड़ोसी हिचकिचाया और उससे तरह तरह के सवाल पूछता रहा। जब उसे ये पता चला कि एडमंड 25 साल का युवक है और उस पर विश्वास करने में कोई हर्ज नहीं है, तो वो उसे भी छुड़ाने के लिए राज़ी हो गया। इसके बाद एडमंड को और कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। एडमंड ने उस छेद को किसी तरह से छिपा दिया। पहरेदारों ने दूर से देखा तो उन्हें कोई शक नहीं हुआ। उस दिन रात के समय एडमंड को उम्मीद थी कि उसका पड़ोसी उससे बात करेगा, लेकिन पूरी रात उधर से कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। दूसरे दिन जब पहरेदार खाना रख गया तो उसके बाद उसे पड़ोसी की कोठरी की तरफ से दीवार पर 3 थपकियां सुनाई दीं। वो फौरन छेद के पास पहुंचा और धीरे से बोला, हाँ बोलो। क्या पहरेदार चला गया? हाँ चला गया। तो ठीक है, मैं अपना काम शुरू करता हूँ। मैंने पहले से ही काफ़ी इंतज़ाम कर रखा है, मैं अभी उधर आता हूँ। एडमंड ने देखा कि जिस छेद को वो काफ़ी छोटा समझ रहा था, असल में वो काफ़ी बड़ा था और उसके पड़ोसी ने अपनी तरफ की दीवार बहुत ज़्यादा खोल रखी थी। थोड़ी देर की कोशिश के बाद ही छेद के 2-4 पत्थर और निकल आए और फिर उसमें से एक हाथ दिखाई दिया और देखते ही देखते एक पूरा आदमी उस छेद में से निकलकर एडमंड के सामने आ खड़ा हुआ। एडमंड दौड़कर उससे लिपट गया। उसने देखा कि उसके पड़ोसी की उम्र 60-62 साल से कम नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके शरीर में काफ़ी ताकत थी। वो फारिया नाम का पादरी था जिसे बरसों से यहाँ कैद करके रखा गया था। फारिया ने कहा, पहले हम लोग ये सब साफ कर देते हैं, वरना अगर कोई आ पहुँचा तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। फिर उसने एडमंड के खोदे हुए छेदों को देखकर कहा, अरे तुमने बस इतना सा ही खोदा है? क्या तुम्हारे पास कोई औजार वगैरह नहीं है? एडमंड को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। औजार? यहाँ जेल में औजार कहाँ से आएंगे भला? क्या तुम्हारे पास औजार हैं? पादरी हंसकर बोला,
तो और क्या, क्या बिना औजार के ही इतना सब हो गया? मैंने तो कई तरह के औजार बना रखे हैं। दीवार में लगे हुए जंजीर के कांटों वगैरह को निकालकर मैंने खुद इन औजारों को तैयार किया है, और इन्हीं की मदद से मैं 50 फुट लंबी जगह खोदते हुए अंत में दुर्भाग्य से तुम्हारी इस कोठरी में आ पहुंचा हूं। 50 फुट खोदा है तुमने? ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ भाई, मुझे 50 फुट लंबी जमीन खोदनी पड़ी। और जरा धीरे बोलो तुम, दीवारों के भी कान होते हैं। असल में मैं निकलना तो बाहर चाहता था, लेकिन गलती से यहाँ आ पहुंचा हूँ। लेकिन शायद ईश्वर की यही इच्छा थी। तो क्या तुमने यहाँ से भाग निकलने की उम्मीद अब छोड़ दी है? एडमंड ने पूछा। हाँ, तो और क्या करूँ? तुम्हारी कोठरी से भागने का कोई रास्ता ही नहीं है। इसके बाहर एक तरफ पत्थर की बहुत मोटी दीवार है, और फिर इधर से भागने में पहरेदारों का भी डर ज़्यादा है। चलो, जो ईश्वर की इच्छा है वही होकर रहेगा। एडमंड ने उससे सवाल किया। लेकिन बाबा, तुमने ये नहीं बताया कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? किस अपराध में तुम्हें गिरफ्तार किया गया था? पादरी ने बताया। मैं एक पादरी हूँ और मेरा नाम है फारिया। मैं इटली देश का रहने वाला हूँ, जो कि आज टुकड़े टुकड़े और शक्तिहीन हो चुका है। मैंने उसे एक स्वतंत्र और प्रभावशाली राज्य के रूप में बदलने की कोशिश की। इसी सिलसिले में मैंने एक लेख भी लिखा था। उसी लेख की वजह से मेरे ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और मुझे यहाँ बंद कर दिया गया। इससे पहले 3 साल तक मैं इटली की एक जेल में था। और अब तुमने मुझे बताया है कि सम्राट नेपोलियन भी फ्रांस के राजा नहीं रहे। अब फ्रांस की भी वही दशा होगी जो उस समय इटली की थी। अभी तो फिलहाल मुझे आगे का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए इसके सिवाय हमारे पास कोई चारा नहीं कि चुपचाप बैठकर मौके का इंतज़ार किया जाए। इस बीच ज़रा ये तो बताओ कि तुमने इतने साल में यहाँ पर क्या पढ़ाई लिखाई की? मेरा मतलब कि यहाँ खाली वक्त में तुम क्या क्या पढ़ते रहे हो? एडमंड ने हैरानी से उसे देखा और बोला, यहाँ जेल में पढ़ाई लिखाई? वो कैसे संभव है? यहाँ कोई ना कागज़ है, ना कलम है, ना दवात है, ना कोई किताब है। पादरी मुस्कुराया और बोला, लेकिन मैंने तो इस सब का सारा इंतज़ाम कर रखा है। मछली की हड्डी से मैंने अपनी कलम बना रखी है। मेरी कोठरी में शायद पहले कभी भट्टी रही होगी, तो एक कोने में बहुत सारी उसकी कालिख लगी हुई है। उसको मैं स्याही की तरह से इस्तेमाल करता हूँ। जब कभी लाल स्याही की बहुत ज़रूरत पड़ती है तो अपनी उंगली चीर कर खून से लिख लेता हूँ। इसके अलावा मेरे पास बहुत सारी किताबें भी हैं। रोम शहर में मेरी लाइब्रेरी में करीब 5000 किताबें थीं। उनमें से करीब 150 किताबें मैं चुन लाया था अपने साथ। उन किताबों को अगर कोई इंसान पढ़े तो उसका ज्ञान बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। ये किताबें सालों से जेल में मेरे पास हैं और मैं इनको अब तक कई बार पढ़ चुका हूँ। कई किताबें तो मुझे ज़बानी याद हो गई हैं। एडमंड का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। वो बोला, आप तो कोई बहुत ही असाधारण व्यक्ति मालूम होते हैं। हम जैसे साधारण नहीं हैं आप। ये बात तो बिल्कुल सच है कि बड़े बड़े लेखकों की किताबें पढ़ने से आदमी का ज्ञान और हृदय विशाल होता जाता है। आप अपनी ये किताबें मुझे भी दिखाइए ना। कब दिखाएंगे, प्लीज़ बताइए। अरे जब तुम कहो तब दिखा दूंगा। अगर अभी चाहते हो तो अभी चलो। हाँ हाँ चलिए, अभी मौका है, चलते हैं। पादरी उसे अपनी कोठरी में ले जाने के लिए राज़ी हो गया और दोनों उस छेद में सरकते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। अध्याय 6। वो एक लंबी सुरंग जैसा था जिसे पादरी ने बड़ी ही मेहनत से तैयार किया था, लेकिन वो सुरंग इतनी संकरी थी कि उसमें आगे सरकने में कठिनाई होती थी। अपनी कोठरी में पहुंचने पर बूढ़ा पादरी बोला, अभी तो पहरेदारों के आने में करीब 2 घंटे की देरी है, तो अभी काफ़ी टाइम है हमारे पास। एडमंड की हैरानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने पूछा, आपको कैसे पता? वक्त का अंदाज़ा इस कालकोठरी में आप कैसे लगा लेते हैं? बूढ़े पादरी ने एक कोने में ऊपर बने हुए छोटे से रोशनदान की तरफ इशारा किया और बोला, वो है मेरी घड़ी। वहाँ पर मैंने धूप का निशान बना रखा है, बस उसी से अंदाज़ा लगा लेता हूँ। कोठरी के एक कोने में एक पुरानी भट्टी थी। पादरी ने उसका पत्थर हटाया और उसमें से 4-5 किताबों जैसी कुछ चीज़ें निकालीं। ये लंबे लंबे कपड़ों को मोड़ मार कर तैयार किए गए कुछ गट्ठर से थे। इन कपड़ों में बहुत ही बारीक बारीक अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। पादरी ने बताया, ये इटली का इतिहास है। मैंने इसे 8 दिन में पूरा किया है। अगर कभी इस नरक से मुक्ति मिली तो एक दिन प्रकाशित होकर यह किताब पूरी दुनिया में खलबली मचा देगी। ये इतना सारा आपने क्या दिन के उजाले में ही लिख डाला है? एडमंड ने पूछा। अरे नहीं, मैं तो रात में भी काम करता हूँ।
तुम्हें शायद ये सुनकर आश्चर्य हो कि यहाँ रात में मुझे रोशनी कहाँ से मिलती होगी, लेकिन भाई अगर इंसान के अंदर बुद्धि हो तो वो सब कुछ कर सकता है। हम लोगों को खाने के लिए जो गोश्त मिलता है, मैं उसमें से चर्बी निकाल कर रख लेता हूँ और फिर उसी से दिया जलाता हूँ। लेकिन आग कहाँ से लाते हैं आप? पादरी ने एक कोने में पड़े 2 चकमक पत्थरों की तरफ इशारा किया जिनसे घिसकर वो आग पैदा किया करता था। थोड़ी देर इधर उधर की बातें होती रहीं। एडमंड उस विचित्र पादरी की सूझबूझ पर आश्चर्य प्रकट करता रहा। अंत में पादरी ने उसे पूछा, तुमने क्या बताया था कि तुम बिल्कुल निर्दोष हो और तुम्हें बिना किसी अपराध के यहाँ बंद किया गया है? जी हाँ, मैं सच कह रहा हूँ बाबा। अगर आपको यकीन नहीं हो तो मैं अपने पिता की कसम खाकर ये बात कह सकता हूँ। मुझे आज तक पता नहीं कि मुझे किस अपराध में पकड़ा गया है और क्यों इस काल कोठरी में ठूंस कर रखा गया है। फिर एडमंड ने उसे अपने जीवन की पूरी कहानी कह सुनाई। पादरी थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, ये कहानी तो बड़ी अजीब सी मालूम होती है। हो सकता है तुम्हें ये ना पता हो कि तुम्हें किस अपराध में यहाँ बंद किया गया है, लेकिन तुम पर कोई ना कोई आरोप तो ज़रूर लगाया गया होगा। तुम ये सोचने की कोशिश करो कि तुम्हारे जेल में रहने से किसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। किसी का तो फ़ायदा इसमें ज़रूर है, वरना तुम्हें ऐसे जेल में बंद नहीं किया गया होता। तुमने बताया कि जहाज़ के कप्तान के रूप में तुम्हें तैनात किया गया था और तुम मर्सिडीज से शादी भी करने वाले थे। लेकिन ज़रा सोचो कि क्या तुम्हारे कप्तान बनाए जाने पर किसी को आपत्ति थी? तुम्हारी जगह कोई दूसरा आदमी तो कप्तान नहीं बनना चाहता था। पहले तो एडमंड को कुछ ज़्यादा याद नहीं आया। फिर काफ़ी देर सोचने के बाद उसने कहा, हाँ, डैंगलर्स नाम का एक खलासी था जिसके कप्तान होने की उम्मीदें थीं। और अब आप जब इस तरह से पूछ रहे हैं तो मुझे ये भी याद आ रहा है कि जब बूढ़े कप्तान ने मरने से पहले मुझे वो गुप्त कागज़ सौंपा था तो मैंने डैंगलर्स को दरवाजे के पास से जाते हुए देखा था। थोड़ी ही देर की चर्चा के बाद पादरी ने यह सिद्ध कर दिया कि एडमंड की सारी तकलीफ़ों का कारण डैंगलर्स ही है। धीरे धीरे उसने याद करके पादरी को यह भी बताया कि फर्नैंड नाम का एक आदमी मर्सिडीज से शादी करना चाहता था, लेकिन वो इसके लिए राज़ी नहीं थी और इस बात को लेकर फर्नैंड उससे बहुत नाराज़ था और फर्नैंड और डैंगलर्स में आपस में जान पहचान भी थी। अंत में वो बोला, अब मेरी समझ में सब कुछ आ गया है। शादी के 1 दिन पहले मैंने उन दोनों को एक शराब खाने में बैठे देखा था। अब मैं समझा कि वो वहाँ ज़रूर कोई प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन अब भी ये समझ नहीं आया कि आखिर किस अपराध में सरकार ने मुझे जेल में बंद कर रखा है। मैजिस्ट्रेट साहब तो बड़े भले आदमी थे, वो मुझे बचाना चाहते थे। जेल के पहरेदार लोग मुझे उनसे मिलने नहीं देते, वरना मैं उनको याद दिलाता जो उन्होंने कहा था कि तुम्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी और मैं तुम्हें ज़रूर बचा लूँगा। उन्होंने मुझ पर बहुत दया भी दिखाई थी। पादरी थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, तुम बहुत भोले आदमी मालूम पड़ते हो। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। वो मेयर भला तुम पर दया क्यों करने लगा? क्या वो तुम्हारा दोस्त था? वो तो सरकारी आदमी है और ऐसे लोगों में दया ज़्यादा होती नहीं है। अच्छा ये बताओ, उस कागज़ पर नाम किसका लिखा हुआ था? एडमंड ने जवाब दिया, उस पर पेरिस में रहने वाले किसी मिस्टर नॉर्थियर का नाम लिखा था और मेयर साहब ने मुझसे कहा था कि इस कागज़ के बारे में किसी को बताना मत। फिर उन्होंने उस कागज़ को जला दिया था। पादरी मुस्कुराया और बोला, अब तो मामला साफ होता जा रहा है। इतना तो जाहिर है कि उस मेयर का इसमें कोई फ़ायदा ज़रूर था, तभी उसने तुमसे कहा कि उस कागज़ के बारे में किसी को मत बताना। और ये जो नाम तुमने बताया, नॉर्थियर, इस नाम के किसी आदमी को शायद मैं जानता हूँ। अच्छा, उस मेयर का क्या नाम था? पूरा नाम तो मुझे नहीं मालूम बाबा, लेकिन लोग उन्हें मिस्टर विलफोर्ड कहते हैं। ये सुनते ही पादरी ज़ोर से हंस पड़ा और खड़ा हो गया। तुम बिल्कुल बच्चे हो एडमंड, तुम्हें दुनियादारी का कुछ भी नहीं पता। अरे पगले, क्या इतनी सी भी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती कि मेयर ने उस कागज़ की बात को गुप्त रखने के लिए क्यों कहा? जानते हो, ये मिस्टर नॉर्थियर जिनके नाम वो गुप्त चिट्ठी थी, उसी मेयर के पिता हैं। उस बदमाश ने अपने पिता को बचाने के लिए ही ये सारा काम किया है और तुम उसे भला आदमी समझे बैठे हो। ये सब सुनकर एडमंड के तो पैरों तले से जैसे ज़मीन ही खिसक गई। वो आंखें फाड़े बस पादरी की तरफ देखता रह गया। उसने आज तक नहीं सोचा था कि कोई इंसान इतना नीच भी हो सकता है। पादरी साहब, मेरा तो दिमाग चक्कर खा रहा है। मैं कुछ देर तक अकेले रहना चाहता हूँ। इस समय मुझे जाने दीजिए।
ये कहकर वो अपनी कोठरी में लौट आया और औंधे मुंह एक कोने में पड़ा रहा। बीते दिनों की सारी घटनाएं एक एक करके उसकी आंखों के सामने से गुजरने लगीं। उसे महसूस हुआ कि पादरी का कहना एकदम सही है। उसने कसम खाई कि अब वो इन लोगों से बदला लिए बिना चैन नहीं लेगा। पहरेदार कब आया और खाना रखकर चला गया इसका भी उसे पता नहीं चला। कुछ देर बाद मौका देखकर पादरी उसके पास आया और उसके सिर पर हाथ फेरकर उसे दिलासा देने लगा। उसे रोकते हुए एडमंड ने कहा, इस समय इन बातों को रहने दीजिए। आपने मेरी आंखें खोल दी हैं, लेकिन मैं अभी अपने आपे में नहीं हूँ। अपना मन बहलाने के लिए मैं आपसे थोड़ा लिखना पढ़ना सीखना चाहता हूँ। क्या आप अपने ज्ञान में से थोड़ा ज्ञान मुझे देंगे? पादरी मुस्कुराकर बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मेरे पास है ही क्या। जो कुछ मैं जानता हूँ उसे सीखने में तो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल लगेंगे। ठीक है, तो हम आज से ही शुरू करते हैं, एडमंड ने कहा। और इस तरह से एडमंड ने पादरी से शिक्षा लेनी शुरू की। थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना तो वो पहले से ही जानता था, लेकिन पादरी की मदद से उसे बहुत ही लाभ हुआ। अध्याय 7। पादरी ने ये कभी नहीं सोचा था कि एडमंड जैसा जहाज का एक खलासी दिमाग का इतना तेज होगा। थोड़े ही समय में वो पादरी से हर विषय की शिक्षा बड़ी ही तेजी से लेने लगा। देखते ही देखते वो साहित्य, तर्कशास्त्र, विज्ञान, गणित आदि सब कुछ सीख गया। इतना ही नहीं, उसने स्पेनिश, इटालियन और इंग्लिश भाषाएं भी सीख लीं। पहले पहल पादरी को लगा था कि ये सब कुछ सीखने में एडमंड को 2-3 साल का टाइम लग जाएगा, लेकिन उसने तो एक ही साल में बहुत कुछ सीख लिया। इस बीच उसने पादरी को एक बार फिर से वहाँ से निकल भागने की कोशिश करने की याद भी दिलाई। पहले तो पादरी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब एडमंड जिद करता रहा तो उसने एक शर्त पर वहाँ से भाग निकलना स्वीकार कर लिया। शर्त ये थी कि भागते समय अगर कोई पहरेदार रास्ता रोकने की कोशिश करे तो एडमंड उसकी जान नहीं लेगा। एडमंड इसके लिए राजी हो गया। पादरी ने पहले से ही बनाया हुआ अपना नक्शा बाहर निकाला और उसके अनुसार अपनी योजना बनानी शुरू की। इस बार वो अकेला नहीं था, उसकी मदद के लिए एडमंड जैसा होशियार युवक भी साथ में था, लेकिन उन्हें काफ़ी सावधानी से काम लेना पड़ा। ज़मीन खोदने पर जो मिट्टी निकली थी उसे रोशनदान में से इस तरह से बाहर फेंकना पड़ता था कि किसी को कुछ पता न चल सके। रात में जब हवा चलती थी तो एक एक चुटकी मिट्टी उसके सहारे उड़ाई जाती थी। इसमें देर तो बहुत लगती थी, लेकिन इसके अलावा बचने का और कोई रास्ता था ही नहीं। इस तरह करीब 15 महीने तक काम करने के बाद एक नई सुरंग तैयार हो गई। अब वे अंधेरी रात का इंतज़ार करने लगे, क्योंकि चांदनी रातों में तो निकलना असंभव था। लेकिन इसी बीच एक और विचित्र घटना हो गई। एक दिन एडमंड सुरंग में काम कर रहा था कि इतने में एक हल्की सी चीख उसके कानों में पड़ी। वो चौंक कर सुरंग में आगे उतर गया जहाँ पादरी काम में लगा हुआ था। एडमंड ने देखा कि पादरी दीवार से टिक कर खड़ा हाँफ रहा है। मारे दर्द के उसकी मुट्ठियां भिंच गई थी, शरीर कांप रहा था और चेहरा एकदम उतर गया था। एडमंड ने घबराकर पूछा, अरे क्या हुआ आपको? पादरी के मुंह से बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे आवाज़ निकली। उसने कहा, अब ज़्यादा बात करने का समय नहीं रहा। बस इतना समझ लो कि एक भयानक बीमारी ने मुझ पर आक्रमण कर दिया है। इससे मेरा बचना मुश्किल है। ये मेरा पुराना रोग है। इसकी थोड़ी सी दवा मैंने अपने बिस्तर के सिरहाने के पास एक जगह छिपा कर रखी है। मुझे सहारा देकर ले चलो और बिस्तर पर लिटा दो। कुछ देर में मेरी बोलने की ताकत खत्म हो जाएगी। इसके बाद मेरा शरीर ठंडा होता चला जाएगा। जब तुम्हें लगे कि मेरे शरीर में ज़रा भी प्राण बाकी नहीं बचे तो किसी तरह ज़ोर लगाकर मेरा मुंह खोल देना और उसमें उस दवा की 7-8 बूंदें डाल देना। और हाँ, ध्यान रखना कि इससे ज़्यादा बिल्कुल मत डाल देना, वरना फिर मेरे बचने की ज़रा भी उम्मीद नहीं रहेगी। एडमंड ये सब सुनकर बुरी तरह घबरा गया। वो पादरी को सहारा देकर बाहर लाया और उसके कहे अनुसार उसने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। बिस्तर पर गिरते ही पादरी एक बार और दर्द से चिल्लाया और फिर धीरे धीरे उसका शरीर ठंडा होने लगा। एडमंड ने मौका देखकर उसके मुंह में दवा की 7-8 बूंदें डाल दीं। करीब 1-1.5 घंटे के बाद पादरी की आंखें खुली। ये देखकर एडमंड को थोड़ी राहत मिली, लेकिन इस समय पादरी कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो सिर्फ इशारे से बात कर रहा था। उसने एडमंड को इशारा किया कि पहरेदार के आने का समय हो गया है। एडमंड फौरन भागकर अपनी कोठरी में जा पहुंचा। जब पहरेदार वापस चला गया तो वो फिर से पादरी के पास जा पहुंचा। इस समय तक पादरी कुछ कुछ बोल पा रहा था।
थोड़ी देर बाद पादरी ने उससे कहा, तुम्हें यहाँ से अकेले जाना होगा। लेकिन क्यों? देखो, इससे पहले भी एक बार इस रोग का मेरे ऊपर हमला हो चुका है, लेकिन उस बार आधे घंटे के अंदर ही मेरी तबीयत ठीक हो गई थी। लेकिन इस बार बहुत देर लगी है। इससे मुझे लगता है कि मेरा शरीर अब बिल्कुल बेकार हो गया है। मेरा सिर बहुत जल रहा है और हाथ पैर ढीले हो गए हैं। इसके बाद अगर फिर से ये दौरा आया तो या तो मैं मर जाऊंगा या मुझे लकवा मार जाएगा। अरे नहीं नहीं, ऐसी बातें मत कीजिए। आपके ऊपर रोग का हमला होने से पहले ही हम इस काल कोठरी से बाहर निकल जाएंगे। नहीं एडमंड, अब तुम्हें अकेले ही जाना होगा। मुझ में भागने की ताकत बिल्कुल नहीं है और मेरा दायां हाथ भी एकदम सुन्न हो गया है, इसलिए मैं अब समुद्र में तैर भी नहीं पाऊंगा। एडमंड ने उसे रोकते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं। अगर भागना हुआ तो आपके साथ ही भागूंगा, वरना मैं भी यहीं आपके साथ रहूंगा। अगर आप तैर नहीं सकते तो मैं आपको उठाकर तैरूंगा और समुद्र पार करूंगा। आप आज और आराम कर लीजिए, कल फिर से हम इसके बारे में बात करेंगे। दूसरे दिन जब एडमंड पादरी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वो एक पीला सा कागज का टुकड़ा हाथ में लिए बैठा है। उसने वो कागज एडमंड को दे दिया। ये कहीं का नक्शा मालूम होता था। उसमें टेढ़े मेढ़े और बहुत ही बारीक अक्षरों में कुछ लिखा था। पादरी ने उसे बताया, तुम्हारी समझ में ये नहीं आएगा, लेकिन ये कागज मेरे छिपे हुए खजाने का नक्शा है। आज मैं इसे तुम्हारे हाथ में सौंप रहा हूँ। तुम शायद सोच रहे होंगे कि बीमारी के कारण बुढ़ापे में मेरा दिमाग खराब हो गया है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। सचमुच वहाँ पर मेरा बहुत सारा धन गड़ा हुआ है। एडमंड हैरानी से उसकी तरफ देखता रहा। फिर उसने कागज़ को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया। अंत में पादरी ने उसे अपनी कहानी बताई, जो इस प्रकार थी। ये रोम नगर का किस्सा है। उस समय वहाँ अलेक्जेंडर बर्जिया नाम के धर्मगुरु रहते थे। उनका लड़का सीज़र और लड़की लुकेशिया बहुत ही बदमाश और धन के लोभी थे। इन तीनों ने मिलकर जो जो जुल्म किए वो आज भी रोम के धर्म गुरुओं के इतिहास में कलंक के रूप में माने जाते हैं। ये ईसाइयों के धर्म गुरु और पोप कहलाते थे। एक बार बर्जिया को बहुत से रुपयों की ज़रूरत पड़ी। रुपए मिलने का कोई और रास्ता ना देखकर बाप बेटे ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा और एक धनी आदमी से बहुत सारा पैसा लेकर उसे कार्डिनल बनाने की योजना बनाई। कार्डिनल का पद पोप से एकदम नीचे का पद माना जाता था और पोप के मरने पर सारे कार्डिनल्स में से ही कोई पोप की गद्दी पर बैठता था। उन्होंने बहुत सा पैसा लेकर उस धनी आदमी को कार्डिनल बना दिया, लेकिन उसके बाद भी पोप की धन की भूख शांत नहीं हुई। उसने अपने लड़के के साथ मिलकर कार्डिनल की हत्या करने का फैसला किया। उसे ये भी पता था कि कार्डिनल अपने भतीजे को बहुत मानता है, इसलिए उन दोनों को खाने के लिए उसने अपने यहाँ निमंत्रित किया। पोप के महल में जो खाना कार्डिनल और उसके भतीजे को खिलाया गया उसमें जहर मिला हुआ था। कार्डिनल के प्राण तो खाना खाकर लौटते समय रास्ते में ही निकल गए और उसका भतीजा घर पहुंचने के थोड़ी देर बाद मर गया। लेकिन मरने से पहले उसने अपनी स्त्री से कहा, चाचा की लाइब्रेरी में एक किताब में उनका वसीयतनामा रखा है, उसे तुम ज़रूर ढूंढ निकालना। उन्होंने सारा धन मेरे नाम कर रखा है। इतना कहकर उसकी मौत हो गई। उसके मरते ही पोप अपने आदमियों को लेकर उसके यहाँ आ पहुँचा। उसने सारे कागज पत्तर और किताबें उलट डालीं। बहुत ढूंढा, लेकिन उसे ये पता नहीं चल सका कि देश के उस सबसे अधिक धनी परिवार का गुप्त खजाना कहाँ रखा है। उसे सामान में कुछ 1000 रुपये मिले। उनको उसने अपने कब्जे में लिया और फिर निराश होकर वहाँ से लौट गया। पोप के जाने के बाद उस धनी व्यक्ति के वारिसों ने खजाने की खोज शुरू की। उन्होंने लाइब्रेरी का एक एक कोना छान मारा, लेकिन सिर्फ एक वसीयतनामे के अलावा उन्हें और कुछ नहीं मिला। सारी धन संपत्ति न जाने कहाँ पड़ी थी। जो वसीयतनामा मिला वो बहुत ही ज़रूरी कागज़ था, क्योंकि उसमें उस धनी व्यक्ति ने अपना सारा धन और अपनी लाइब्रेरी वगैरह अपने भतीजे के नाम कर रखे थे। इसके बाद उसमें एक किताब का भी जिक्र था और लिखा था कि मेरे वारिसों को चाहिए कि वे इस किताब को छुएं तक नहीं। पहले तो सब लोगों ने सोचा कि शायद इसी किताब में खजाने का रहस्य लिखा होगा, लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं निकला। वो किताब असल में उस धनी आदमी की डायरी थी। उसमें लिखा था, मेरे मालिक और इस वंश के सबसे पहले वारिस अमीर स्पार्डा थे। मैं उनका नौकर था। उनकी धन संपत्ति की बात लोग तब भी नहीं भूले थे, लेकिन मैंने उनकी गरीबी अपनी आंखों से देखी थी।
बहुत दिनों से मैं उस कागज़ की खोज में था जिसमें इस परिवार के पुश्तैनी धन का रहस्य लिखा था। मैंने बहुत खोजा, एक एक किताब छान डाली, लेकिन मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। अमीर के आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए मरने के समय अपने बचाए हुए करीब 5,000 रुपये और लाइब्रेरी की सारी किताबें, जिनमें वो किताब भी थी, एक वसीयत में लिखकर वो मेरे नाम कर गए। मकान तो उनके सामने ही बिक चुका था। मैंने कुछ दिन वहाँ रहने के बाद फ्लोरेंस जाने का निश्चय किया, इसलिए मैं लाइब्रेरी की सारी किताबों को डिब्बों में बंद कराने लगा। इसी बीच वो किताब मेरे हाथ लग गई। मैं उस किताब को लेकर खिड़की के पास जाकर उसके पन्ने उलटने लगा। थोड़ी देर में मुझे नींद आ गई। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि शाम हो गई थी और कमरे में अंधेरा छा गया था। नौकरों को शायद पता नहीं था कि मैं लाइब्रेरी में हूँ, इसलिए किसी ने वहाँ दिया जलाया ही नहीं था। एक कोने में अंगीठी जल रही थी। मैं जिस किताब के पन्ने उलट रहा था उसमें एक बहुत पुराना कागज़ पड़ा हुआ था। मैंने सोचा कि लाओ इसी कागज़ को अंगीठी में जलाकर दिया जला लिया जाए। जब मैं उस कागज़ को जलाने लगा तो उसमें अजीब सी बदबू आई, लेकिन मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जब मैं कागज़ को जलाकर बत्ती के पास पहुंचा तो मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जले हुए कागज़ पर कुछ अक्षर बिल्कुल साफ उभर आए थे। उनमें कहीं हीरा, मोती और सोने की मोहरें जैसे शब्द दिखाई देने लगे थे। अब मुझे ये समझते देर नहीं लगी कि यही वो कागज़ है जिसमें स्पाडा वंश के गुप्त खजाने का रहस्य लिखा हुआ है। उस ज़माने में एक ख़ास तरह की स्याही होती थी जिससे लिखी हुई चीज़ ऐसे पढ़ने में नहीं आती थी, लेकिन जब उसे जलाया जाता था तो वो साफ साफ दिखाई देने लगती थी। इस कागज़ को उस धनी आदमी के कई रिश्तेदार सरगर्मी से खोज रहे थे, लेकिन ये उनमें से किसी को नहीं मिला था और आज अचानक ये मेरे हाथ लग गया था। मैंने कोशिश करके जले हुए कागज़ पर से सारी बातें एक दूसरे कागज़ पर उतार लीं। ये लो, तुम खुद ही इस कागज़ को पढ़कर देख लो। इतना कहकर पादरी ने एडमंड के हाथ में एक कागज़ रख दिया। एडमंड ने फौरन उसे रोशनी में ले जाकर पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, मैं कार्डिनल स्पाडा अपने भतीजे और एकमात्र वारिस गैइडो स्पाडा को बताना चाहता हूँ कि पोप ने आज दोपहर में मुझे अपने यहाँ खाने पर बुलाया है। मैं जानता हूँ कि वो मेरे खजाने को लूटने के लिए मेरी हत्या करना चाहता है। यही सोचकर मैं अपने छिपे हुए खजाने का सारा किस्सा इस कागज़ में लिख रहा हूँ। मोंटे क्रिस्टो टापू की तरफ मेरा भतीजा कई बार मेरे साथ गया है। उसी टापू पर एक गुफा में मेरा सारा खजाना छिपा कर रखा गया है, जिसमें हीरे, माणिक, मोती, सोने की मोहरें वगैरह शामिल हैं और जिनकी कुल कीमत 2 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। पहले से दूसरी गुफा के पास खोजने पर इस खजाने का पता चल सकता है। सीज़र स्पाडा। ये पढ़कर एडमंड कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने बोला, अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? पादरी ने बताया, इस कागज़ का अर्थ समझने के बाद मैं उसी दिन रोम नगर से चल पड़ा और इधर उधर भटकने लगा, लेकिन मोंटे क्रिस्टो द्वीप तक मैं नहीं पहुंच सका। मेरे राजनीतिक विचारों के कारण कई दिनों से पुलिस ने मुझ पर नज़र रखी हुई थी। जब मैं अचानक रोम छोड़कर निकल गया तो पुलिस वालों को मेरे ऊपर शक हुआ और वो मेरे पीछे पड़ गए। फिर रास्ते में ही उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया और तब से मैं यहीं पड़ा हूँ। अब और मैं तुम्हें क्या बताऊँ? अगर किसी दिन हम लोग यहाँ से निकल सके तो उस खजाने को पाने की कोशिश करेंगे। अगर इस बीच में मर जाऊँ तो मुझे उम्मीद है कि तुम ज़रूर इस काम को पूरा करोगे और तब ये इतना बड़ा खजाना तुम्हारे हाथ आ जाएगा। तो क्या अब उस वंश का कोई वारिस नहीं बचा है? एडमंड ने पूछा। नहीं, कोई नहीं। उसका आखिरी वारिस सब कुछ मुझे सौंप गया है और अब मैं तुम्हें अपना वारिस बनाता हूँ। मैं तो सन्यासी हूँ, मुझे धन संपत्ति से क्या, और फिर मेरी कोई संतान भी नहीं है। तुमने आखिरी समय में मेरी इतनी सेवा की है, इसलिए ये सारा धन मैं तुम्ही को सौंप देना चाहता हूँ। ये कहकर पादरी ने बड़े ही प्यार से एडमंड का कंधा थपथपा दिया। अध्याय 8। अब दोनों ने मिलकर वहाँ से भाग निकलने की योजना बनानी शुरू की, लेकिन साथ ही पादरी ने एडमंड को पहले से ही मोंटे क्रिस्टो द्वीप का रास्ता बता दिया था, ताकि अगर वो मर भी जाए तो एडमंड को वहाँ पहुँचने में दिक्कत ना हो। पादरी को ऐसा लगने लगा था कि अब वो ज़्यादा दिन जीवित नहीं बचेगा। उसका रोग बढ़ता ही जा रहा था और एक दिन सचमुच उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। उसने आवाज़ देकर एडमंड को अपनी कोठरी में बुलाया।
जब तक एडमंड उसके पास पहुंचता वो बेहोश हो चुका था। एडमंड ने उसी दवाई को फिर से उसके मुंह में डाला, लेकिन इस बार पादरी पर उसका कोई असर नहीं हुआ। वो मर चुका था। एडमंड ने सबसे पहले उस खजाने के रहस्य वाला कागज़ पादरी के पास से निकालकर अपनी जेब में रखा और फिर उसकी लाश को कोठरी के दरवाजे के पास खिसकाकर वो सुरंग में उतर गया। लेकिन लौटने से पहले उसने सुरंग का मुंह इस तरह से बंद कर दिया था कि किसी को ज़रा भी शक ना हो। फिर वो अपनी कोठरी में लौट आया। शाम को जब पहरेदार खाना देने आया और पादरी की कोठरी के पास पहुंचा तो थोड़ी ही देर में उसे मालूम हो गया कि पादरी मर चुका है। वो दौड़ा दौड़ा गया और जेल के अधिकारियों को बुला लाया। वो लोग एक डॉक्टर को साथ लेकर आए और उसने अच्छी तरह से जांच करके बताया कि पादरी सचमुच मर चुका है। इस पर जेलर ने पहरेदारों से कहा, ये बेचारा पादरी था और भला आदमी था, इसके लिए कफन का इंतजाम कर दो। पहरेदार ने पूछा, ठीक है हजूर, लेकिन इसकी लाश का क्या किया जाए? कुछ नहीं, बस रात को 11 बजे। असल में उस जेल में ये प्रथा थी कि जो कैदी मर जाता था उसकी लाश को पहाड़ से समुद्र में फेंक दिया जाता था। पहरेदारों ने पादरी की लाश को एक कफन में अच्छी तरह लपेटकर बांध दिया और फिर वहां से चले गए। उधर एडमंड ये सब सुन रहा था। अचानक उसे एक तरकीब सूझी। उसने सोचा कि इस काल कोठरी से निकलने का सिवाय इसके और कोई रास्ता नहीं है कि आदमी मर जाए और फिर उसे पहरेदारों द्वारा बाहर फेंक दिया जाए। वो चुपचाप सुरंग में होकर पादरी की कोठरी में पहुंचा। उसने पादरी की लाश को कफन से निकालकर सुरंग में रख दिया और सुरंग का मुंह अच्छी तरह से बंद कर दिया। फिर खुद उस कफन को ओढ़कर मुर्दे की तरह वहीं लेट गया। रात हुई और 3 पहरेदार वहां आए। उनमें से एक मशाल लिए हुए था। बाकी 2 ने आकर कोठरी का दरवाज़ा खोला और कफन में लिपटे हुए एडमंड को पादरी का शव समझकर उसे एक बोरे में ठूंस दिया। फिर वे लोग उसको लाद कर जेल से बाहर आए। इतने वर्षों के बाद आज पहली बार एडमंड उस नरक जैसे जेल से किसी तरह से बाहर निकला। पहरेदार उसे उठाकर समुद्र के किनारे पहुंचे। आसपास चट्टानी जगह थी। उनकी ठोकर से जब कोई पत्थर लुढ़क जाता था तो आसपास की चट्टानों पर समुद्र की लहरों के टकराने से ही एडमंड ने अंदाज़ा लगाया कि वे लोग समुद्र के किनारे आ पहुंचे हैं। कुछ दूर चलकर वे एक चट्टानी कगार पर खड़े हो गए और फिर उन्होंने उस बोरे को झुलाकर समुद्र में फेंक दिया। पानी में एक जोर की छपाक की आवाज़ हुई और पहरेदार वापस लौट गए। अध्याय 9। पानी में गिरते ही एडमंड ने चैन की सांस ली और ईश्वर को धन्यवाद दिया। वो पुराना जहाजी मल्लाह था, तैरने में बहुत ही होशियार। समुद्र से उसे बिल्कुल डर नहीं लगता था। उसने थोड़ी सी कोशिश के बाद खुद को बोरे से बाहर निकाल लिया और फिर ऊपर पानी की सतह पर आ पहुंचा। ऊपर आसमान में घने बादल छाए हुए थे। रह रहकर बिजली चमकने लगती थी। लहरों के थपेड़े खाते हुए वो चट्टानी किनारे से बहुत आगे निकल आया। सामने और दूर चारों तरफ जहाँ तक उसकी नज़र जाती थी पानी ही पानी था। वो लौटकर किनारे की तरफ नहीं जा सकता था, इसलिए आगे ही समुद्र में बहने लगा। इतने में पानी बरसना भी शुरू हो गया, लेकिन उसने इस सब की ज़रा भी परवाह नहीं की। वो धीरे धीरे तैरता ही रहा। मन में वो कभी कभी घबरा भी जाता कि आखिर कभी किनारे पर पहुंचेगा भी कि नहीं। लेकिन जब उसे अपने पिता और मर्सिडीज की याद आती तो वो फिर से उत्साह में भरकर हाथ पैर चलाने लगता। करीब 2 घंटे तक इसी तरह अंधेरे में हाथ पैर फेंकते रहने के बाद वो एक द्वीप के किनारे लग गया। अब तक वो बहुत बुरी तरह से थक चुका था। उसके हाथ पैर भी ठंड के कारण सुन्न हो रहे थे। किनारे तक पहुंचते पहुंचते वो लड़खड़ाने लगा और एक चट्टान पर गिरकर बेहोश हो गया। करीब 1 घंटे बाद उसे होश आया। तब तक पानी बरसना रुक गया था और आसमान साफ होने लगा था। होश में आने पर उसे फिर चिंता होने लगी कि अब आगे भागकर किस तरह जान बचाई जाए, क्योंकि वो जानता था कि जब पहरेदार उसकी कोठरी में खाना रखने जाएंगे तो उन्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा और चारों तरफ उसकी खोज शुरू हो जाएगी। इतना ही नहीं, जेल वाले एक तोप छोड़कर आसपास के लोगों को ये भी सूचित कर देंगे कि एक कैदी भाग निकला है और इस तरह सैकड़ों लोग उसकी खोज में लग जाएंगे। अगर वो उनमें से किसी के भी हाथ पड़ गया तो फिर तो बस मौत ही आई समझो। वो ईश्वर से मदद के लिए प्रार्थना करने लगा। थोड़ी देर बाद जब आसमान बिल्कुल साफ होने लगा और चांद चमकने लगा तब उसने देखा कि दूर कोई जहाज़ जा रहा है। असल में ये द्वीप समुद्र के बीच में पड़ता था और जहाज़ इसके पास से होकर निकल जाया करते थे। उसे देखते ही एडमंड की आंखें चमक उठीं।
उसे लगा कि ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली और उसका रास्ता कुछ आसान हो गया। अब फिर से पानी में घुसने की उसकी इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी वो पानी में कूद पड़ा और तेजी से जहाज की तरफ तैरने लगा। इस बार वो बहुत जल्दी जल्दी हाथ चला रहा था और जल्दी से जल्दी जहाज के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अगर इस बार वो चूक गया तो वो बहुत बड़े संकट में फंस जाएगा। सवेरा होते ही पहरेदार उसे गिरफ्तार कर सकते थे। वो जोर जोर से आवाज़ें लगाने लगा, लेकिन जहाज चुपचाप अपने रास्ते पर बढ़ता रहा। किसी ने उसकी चीख चिल्लाहट पर ध्यान नहीं दिया। फिर भी एडमंड ने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे वो जहाज के काफ़ी नज़दीक पहुंच गया और उसने पहचान लिया कि ये जहाज इटली की तरफ जा रहा था। अब वो और भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। आखिरकार जहाज पर किसी ने उसकी आवाज़ सुनी। थोड़ी ही देर में जहाज की चाल धीमी हुई और उसे रोककर उसमें से नाव ऊपर से लटकाकर पानी में उतार दी गई। एडमंड पूरा जोर लगाकर नाव के पास पहुंचने की कोशिश करने लगा। अब उसके हाथ पैरों में ज़रा भी ताकत नहीं बची थी, लेकिन नाव में बैठे हुए एक मल्लाह ने उसे खींचकर नाव में चढ़ा लिया। जहाज में पहुंचने तक वो आधा बेहोश हो चुका था। मारे थकान के उसके मुंह से बोल तक नहीं निकल रहा था। जहाज वालों ने उसे थोड़ी सी शराब पिलाई और कंबलों में लपेट दिया। जब उसकी तबीयत कुछ ठीक हुई तो एक मल्लाह ने उससे पूछा, तुम कौन हो भाई? एडमंड कुछ देर चुप रहकर बोला, मैं माल्टा के एक जहाज़ का मल्लाह हूँ। तूफ़ान में मेरा जहाज़ डूब गया। जहाज़ का कप्तान और मेरे साथ के दूसरे मल्लाह भी डूब गए। मुझे पता नहीं कि मेरी तरह उनमें से कोई बचा भी है या नहीं। मैं भी डूबने ही वाला था कि ईश्वर की कृपा से आपका जहाज़ इधर आ निकला और आप लोगों ने मुझे बचा लिया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपने मेरी जान बचाई है। भगवान आप सबका भला करे। जो मल्लाह उसे खींच कर लाया था उसने कहा, तुम्हारी तो हालत नीचे समुद्र में बहुत ही खराब थी। अगर मैं तुम्हें खींचकर नाव में नहीं चढ़ाता तो शायद तुम डूब ही जाते। वैसे मेरा नाम जैकोपो है। लेकिन एक बात बताओ भाई, तुम्हारे ये बाल इतने बढ़े हुए कैसे हैं? मुझे तो शक हो रहा था कि कहीं तुम कोई। एडमंड एकदम से चौंका। सचमुच उसके बाल बहुत बढ़े हुए थे। कोई भी उसे देखकर समझ सकता था कि ये आदमी ज़रूर जेल से भागा है। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो मुस्कुराते हुए बोला, अरे नहीं भाई, असल में बात यह है कि मैंने एक मनौती मान रखी थी कि जब तक मेरा एक काम पूरा नहीं हो जाएगा तब तक दाढ़ी मूंछ नहीं बनवाऊंगा। मेरी मनौती अब पूरी हो चुकी है और मैं बाल बनवाने ही वाला था कि भाग्य के फेर से मैं इस दुर्घटना में फंस गया। जहाज़ के कप्तान ने उससे पूछा, तो भाई अब बताओ तुम्हारा क्या इंतज़ाम किया जाए? एडमंड ने जवाब दिया, जी अब मैं क्या बताऊं, मेरा तो जहाज़ रहा ही नहीं और जहाज़ के साथ मेरी नौकरी भी चली गई। अगर आप किसी जहाज़ पर काम दिला दें तो ज़िंदगी भर आपका एहसान मानूंगा। कप्तान इसके लिए राज़ी हो गया और उसने उसे अपने ही जहाज़ पर नौकर रख लिया। उसका काम देखकर कप्तान बहुत ही खुश भी हो गया, क्योंकि उसने पाया कि एडमंड एक अनुभवी मल्लाह है और उसके साथ के मल्लाहों से ज़्यादा अच्छा काम करता है। अध्याय 10। 2 दिन में ही उस जहाज़ पर काम करते हुए एडमंड को मालूम हो गया कि ये जहाज़ कैसा है और उसे चलाने वाले लोग कौन हैं। असल में वो चुंगी चोरों का जहाज़ था। ये लोग बिना चुंगी दिए कीमती माल को एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह पर पहुंचाने का काम करते थे। लेकिन इसी जहाज़ के लोगों ने उसे डूबने से बचाया था और अपने यहाँ शरण दी थी, इसलिए एडमंड ने चुप रहना ही ठीक समझा। लेकिन वो पादरी की बात को भूला नहीं था। दिन रात वो मोंटे क्रिस्टो के खजाने के सपने देखा करता था। कई बार उसका जहाज़ मोंटे क्रिस्टो टापू के पास से होकर गुजरा। यहाँ तक कि एक बार तो उसके जहाज़ ने मोंटे क्रिस्टो टापू पर कुछ समय तक लंगर भी डाला और माल का लेन देन भी किया। लेकिन इतने सारे लोगों के बीच किसी छिपे हुए खजाने की खोज करना नामुमकिन था, इसलिए उसे कुछ दिनों तक अपनी इस इच्छा को दबाए रखना पड़ा। इसी तरह करीब 4 महीने बीत गए। लेकिन एक दिन अचानक उसे मौका मिल गया। हुआ ये कि उसका जहाज़ मोंटे क्रिस्टो द्वीप के पास एक जगह बालू में धंस गया। जब तक जहाज़ चलाने लायक ना हो जाए तब तक के लिए जहाज़ के मल्लाहों ने तय किया कि चलो टापू पर शिकार की खोज की जाए। एडमंड भी उनके साथ साथ बंदूक लेकर चल पड़ा। कुछ दूर चलने पर उसने बहाना बनाया कि उसके दोनों पैरों को अचानक लकवा मार गया है और अब वो चल फिर नहीं पा रहा है। जहाज़ियों ने उसे उठाकर जहाज़ पर वापस लाना चाहा, लेकिन एडमंड इसके लिए राज़ी नहीं हुआ और उन्हें समझाने लगा
कि कहीं पुलिस ना आ जाए, और जहाज में तो चोरी का माल भरा हुआ है, इसलिए जल्दी से जल्दी जहाज को इस द्वीप से अलग कर दिया जाए और उसे यहीं छोड़ दिया जाए। उसने उन लोगों से कहा, देखो ऐसा करो भाई, तुम लोग मुझे यहीं छोड़ दो। ईश्वर की कृपा से कुछ दिनों में मैं ठीक हो जाऊंगा, फिर लौटते समय तो मुझे लेते जाना। इस समय तो मेरे अंदर हिलने डुलने की बिल्कुल भी ताकत नहीं है और मेरे दोनों पैर बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। कुछ देर तक जहाजियों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर उन्होंने भी यही ठीक समझा। एडमंड को कुछ गोली बारूद और एक बंदूक देकर वे लोग वापस किनारे पर लौट आए। तब तक कप्तान ने जहाज को बालू में से निकाल लिया था और थोड़ी देर बाद ही जहाज वहां से चला गया। जब वो द्वीप से काफ़ी दूर निकल गया तो एडमंड फटाफट उठ खड़ा हुआ। उसने इस बढ़िया मौके के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया और फिर बड़े ही मज़े से छिपे हुए खजाने की खोज में निकल पड़ा। काफ़ी देर तक पहाड़ों के बीच भटकने के बाद आखिरकार एडमंड ने वो गुफा खोज निकाली। उसके मुंह पर एक बड़ा भारी पत्थर रखा हुआ था। एडमंड की समझ में नहीं आया कि वो बड़ा पत्थर यहाँ किसने रखा होगा, क्योंकि इतना बड़ा पत्थर तो कोई राक्षस ही उठा सकता था। वो गुफा के सामने खड़ा यही सब सोच रहा था कि अचानक उसकी नज़र पास ही एक दूसरे पत्थर पर पड़ी। उस पर एक निशान बना हुआ था। ये निशान स्पाडा वंश का था। इसके बारे में पादरी ने उसे बताया था। इस चिन्ह को देखकर एडमंड खुशी से नाच उठा। अब समस्या ये थी कि उस बड़ी चट्टान को कैसे हटाया जाए, लेकिन इसका भी हल उसने निकाल ही लिया। उसने उस चट्टान के नीचे थोड़ा सा गड्ढा किया और उसमें बारूद भर दिया। फिर कुछ सूखी हुई लताओं को लपेटकर एक रस्सी सी बनाई और उसमें आग लगा दी। फिर वो दौड़कर दूर जा खड़ा हुआ। जब आग बारूद के ढेर के पास तक पहुंची तो एक जोर का धमाका हुआ और चट्टान खिसक कर नीचे घाटी में लुढ़क गई। उस आवाज़ को सुनकर गुफा में से एक बड़ा भारी अजगर बाहर आया और एक तरफ को निकल गया, जैसे अब तक वो स्पाडा वंश के खजाने की रक्षा कर रहा था। पत्थर के खिसकते ही एडमंड ने देखा कि गुफा का मुंह छोटे बड़े पत्थरों से अच्छी तरह बंद करके रखा गया है। बीच में एक बड़ा पत्थर था और उसमें लोहे की एक कड़ी लगी हुई थी। एडमंड ने एक पेड़ की डाली तोड़कर उस कड़ी में पिरोई और फिर उसे जोर से खींचना शुरू किया। बड़ी मेहनत के बाद धीरे धीरे पत्थर एक तरफ को खिसकने लगा। जब पत्थर थोड़ा खिसक गया तो उसने अंदर झांक कर देखा। वहाँ पर नीचे जाने के लिए पत्थर की एक सीढ़ी बनी हुई थी। वो सीढ़ी से होकर नीचे उतरने लगा। नीचे जाकर उसने देखा कि वो एक छोटी सी कोठरी में पहुंच गया था, लेकिन ये कोठरी तो एकदम खाली थी, वहाँ कुछ भी नहीं था। एडमंड ये देखकर चकरा गया। उसे लगा कि कहीं वो किसी गलत गुफा में तो नहीं आ गया है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई पहले ही यहाँ से खजाना चुरा ले गया है। इतने में उसे पादरी की बात याद आई। पादरी ने उसे बताया था कि उसी गुफा में कहीं खजाना रखा है और पहले जो कोठरी पड़ती है उसमें से दूसरी गुफा में जाने का रास्ता है। ये याद आते ही उसने फिर से खोजबीन शुरू कर दी। वो उस कोठरी की दीवारों को टटोल कर देखने लगा। एक जगह उसे लगा कि वहाँ का पत्थर थोड़ा सा पोला है। उसने जोर लगाकर उसी जगह पर चोट करनी शुरू की। थोड़ी ही देर में वो पत्थर निकल आया और वहाँ एक सुरंग दिखाई देने लगी, लेकिन यहाँ पर एकदम घुप अंधेरा था। इसलिए वो बाहर गया और एक पेड़ की डाली को मशाल की तरह सुलगाकर फिर से अंदर पहुँच गया। अब वो उस सुरंग से होकर दूसरी गुफा में पहुँचा, लेकिन ये क्या, ये गुफा भी एकदम खाली थी। लेकिन इस बार वो निराश नहीं हुआ। उसने अब ज़मीन पर चोट करनी शुरू की। थोड़ी ही देर में उसे लगा कि मिट्टी के ढेर के नीचे कोई चीज़ छिपी हुई है। उसने जल्दी जल्दी मिट्टी हटाई और थोड़ी देर बाद ही उसमें से लकड़ी का एक संदूक निकल आया। उस पर चारों तरफ लोहे की पट्टियां लगी हुई थीं और उसमें एक मजबूत ताला भी लटका हुआ था। इस संदूक पर भी स्पाडा वंश का चिन्ह बना हुआ था। एडमंड ने ठोकर मारकर देखा कि संदूक की लकड़ी बहुत पुरानी हो चुकी है। उसने ज़ोर से लकड़ी से उस पर वार किया और संदूक की पटरी एक तरफ से खुल गई। जब उसने पटरी को हटाकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। संदूक के अंदर 3 खाने बने हुए थे। एक में सालों पुरानी मोहरें भरी हुई थीं, दूसरी में सोने की ईंटें रखी थीं और तीसरे खाने में हीरे, मोती और कई तरह के जवाहरात भरे हुए थे। अब तो एडमंड की खुशी का ठिकाना नहीं था। इस समय उसे पादरी की बहुत याद आई। अगर आज वो होता तो कितना खुश होता। उसने अपनी जेबों में हीरे, मोती और सोने की मोहरों को ठूंसना शुरू किया। जब उसकी जेबें भर गईं तो उसने संदूक को फिर से बंद कर दिया और उसे उसी तरह मिट्टी के ढेर से छिपा दिया। बाहर आकर उसने सुरंग का मुंह ठीक से बंद कर दिया।
फिर गुफा के बाहर आकर सूखी हुई टहनियों और झाड़ियों से गुफा का मुंह इस तरह से छिपा दिया कि किसी को आसानी से पता भी न चल सके कि यहाँ कोई गुफा है। अध्याय 11। अब एडमंड जंगली फल खाकर उसी टापू पर इधर उधर भटकने लगा और जहाज के आने का इंतजार करने लगा। करीब 5 दिन बाद जहाज वापस आ गया। एडमंड लंगड़ाते हुए किनारे की तरफ खिसकने लगा। उसने ऐसा बहाना बनाया जैसे इतने दिनों तक वो बीमार पड़ा रहा था और अब उसके पैर थोड़े थोड़े ठीक हो रहे थे। उसने अपनी जेबों को अच्छी तरह से छिपा रखा था। जहाजियों ने उसे फिर से अपने जहाज में जगह दे दी, लेकिन अब वो काम नहीं कर पाता था, इसलिए वो भी उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। जहाज जब अगले बंदरगाह पर पहुंचा तो जहाजियों ने एडमंड को वहां उतार दिया। वो उनसे विदा लेकर शहर की तरफ चला गया। शहर में वो एक बड़े जौहरी के पास पहुंचा और उसे अपने हीरे मोती दिखाकर सौदा पटाने की कोशिश करने लगा। ये जौहरी वैसे तो शहर का बहुत बड़ा आदमी था, लेकिन ये यहूदी था और चोरी का माल भी खरीदा करता था। उसने एडमंड से कुछ सवाल नहीं पूछा और बाजार के भाव से बहुत ही कम दाम पर सारे जवाहरात खरीद लिए। एडमंड ने भी सस्ते में सारे हीरे मोती बेच दिए। फिर भी उसे बदले में जितना रुपया मिला था वो किसी छोटे मोटे सेठ की पूंजी के बराबर था। रुपया लेकर एडमंड जहाज बनाने वाले एक कारखाने में गया। वहां पर उसने एक छोटा सा लेकिन बहुत ही बढ़िया किस्म का जहाज खरीद लिया। फिर वो जैकोपो के पास पहुंचा और उसे 100 सोने की मोहरें देकर बोला, ये मैंने तुम्हारे ही लिए खरीदा है। आज से तुम इसके कप्तान हुए। तुम इस जहाज को अपना ही समझो और जितने खलासियों को चाहो अपनी मदद के लिए रख लो। जैकोपो हैरानी से उसकी तरफ देखता रह गया। एडमंड की बातचीत से शुरू में उसे ऐसा जरूर लगा था कि ये किसी अच्छे खानदान का आदमी है, लेकिन उसने सपने में भी ये कल्पना कभी नहीं की थी कि एडमंड इतना धनी होगा। उसने उसे एक जहाज और सोने की 100 मोहरें दी थीं। इतना बड़ा इनाम तो बादशाह भी नहीं दे सकता। उसकी हैरानी को देखकर एडमंड ने उसे समझाते हुए कहा, मेरे चाचा बहुत धनी आदमी थे। हाल ही में उनकी मृत्यु हुई है और वे अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर गए हैं। अब तुम एक काम करो, यहाँ से सीधे मार्सेल्स चले जाओ और वहाँ जाकर दांते नाम के एक बूढ़े व्यक्ति और मर्सिडीज नाम की युवती की तलाश करो। उनका पता मैं तुम्हें देता हूँ। उन लोगों की खबर लेकर तुम मोंटे क्रिस्टो टापू पर मुझसे मिलना। मैं वहीं पर तुम्हारा इंतजार करूँगा। इसके बाद एडमंड ने उस जहाज के कप्तान को और बाकी दूसरे खलासियों को भी बहुत सारा इनाम दिया जिसमें जैकोपो पहले काम करता था। अगले ही दिन जैकोपो मार्सेल्स के लिए रवाना हो गया। फिर एडमंड ने एक छोटा जहाज अपने लिए खरीदा और उसमें एक बड़ा सा संदूक छिपाकर रख दिया। फिर वो मोंटे क्रिस्टो द्वीप के लिए रवाना हो गया। रात में चुपके से द्वीप के किनारे पहुंचकर उसने जहाज को एक जगह छिपा दिया और फिर वो गुफा में जाकर सारा धन निकाल लाया। सारे हीरे जवाहरात और मोहरों को उसने उस बड़े से संदूक में छिपाकर रख दिया। इस सारे काम में उसे 2 दिन लग गए। तब तक जैकोपो भी वापस लौट आया। उसने जो खबर सुनाई वो बहुत ही निराशाजनक थी। उसने बताया कि दांते की मौत हो चुकी है और मर्सिडीज कहीं चली गई है। अपने पिता की मौत और होने वाली पत्नी के गायब हो जाने की खबर सुनकर एक बार के लिए तो एडमंड की आंखों के आगे अंधेरा ही छा गया, लेकिन किसी तरह उसने खुद को संभाल लिया। अगले दिन वो मार्सेल्स के लिए रवाना हो गया। पहले तो उसे शहर में जाते हुए बड़ा डर लग रहा था, लेकिन फिर हिम्मत करके उसने एक अंग्रेज सरदार का भेष बनाया और शहर में पहुंच गया। उसे ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि कोई भी उसे पहचान नहीं सका। उल्टे पुलिस के सिपाहियों ने बड़े ही अदब के साथ उससे बात की। यहाँ तक कि उसके पुराने जहाज वाले साथी भी उसे नहीं पहचान सके। शहर में जाकर वो उस मकान मालिक से मिला जिसके मकान में उसका बूढ़ा पिता रहता था। उसने मकान मालिक को मुँह मांगा दाम देकर उससे वो मकान खरीद लिया। फिर उसने धीरे धीरे पता लगाना शुरू किया कि उसके पुराने दुश्मन डैंगलर्स, फर्नांड वगैरह का क्या हुआ और मर्सिडीज कहाँ गई। कुछ ही दिनों में उसे पता चला कि डैंगलर्स ने किसी तरह से तिकड़मबाजी करके काफ़ी पैसा बना लिया है और अब वो पेरिस का एक बहुत बड़ा महाजन माना जाता है। लोग उसका बड़ा मान करते हैं। फर्नांड पहले यूनान चला गया था और फिर वहाँ से टर्की जा पहुँचा। उसने वहाँ लोगों को ठग कर बहुत रुपया जमा किया और अब वो भी पेरिस के एक बहुत बड़े अमीर की तरह माना जाता है। एडमंड को ये भी पता चला कि मर्सिडीज करीब 18 महीने तक उसका इंतज़ार करती रही और अंत में मजबूर होकर उसने फर्नांड के साथ शादी कर ली। अब पेरिस की धनी घर की महिलाओं के बीच उसकी उठ बैठ होती है और लोग उससे मदद मांगने के लिए आया करते हैं।
ये सब बातें पता चलने पर एडमंड मारे गुस्से के आपे से बाहर हो गया। मर्सिडीज उसकी मंगेतर थी और उसने उसके जानी दुश्मन से शादी कर ली थी। जब आसपास के लोगों से उसने ये सुना कि उसके पिता की मौत किस प्रकार हुई, तब तो उसके दुख की सीमा ही नहीं रही। लोगों ने उसे बताया कि उसके पिता बूढ़े दांते को भूख से तड़प कर अपनी जान देनी पड़ी। मिस्टर मोरेल ने उनकी मदद करनी चाही, लेकिन उन्होंने उससे मदद नहीं ली। वो अपने बेटे की याद में रो रो कर मर गए। एडमंड को ये भी पता चला कि डैंगलर्स की धोखेबाजी के कारण मिस्टर मोरेल का दिवाला निकल गया। अब वो रास्ते के भिखारी बन गए थे और डैंगलर्स, जो एक दिन उनके जहाज का साधारण खलासी था, आज लखपति बना घूम रहा था। एडमंड को अच्छी तरह याद था कि उसके पुराने मालिक मिस्टर मोरेल ने उसकी और उसके पिता की कितनी मदद की थी। जब उसने सुना कि उनका दिवाला निकल गया है और उनके सारे जहाज उनके हाथ से निकल चुके हैं और अब वो एक एक पैसे तक के लिए मोहताज हैं, तो सबसे पहले एडमंड ने उनकी मदद का इंतज़ाम किया। उसने अपने रुपयों से एक बैंक खोला और बैंक के ज़रिए मोरेल को बहुत सारा रुपया उधार दिलवा दिया। इससे मोरेल को बड़ी मदद मिली और उसका काम फिर से चल निकला। अब एडमंड को अपने पुराने दुश्मनों से बदला लेना था। ये काम आसान नहीं था, क्योंकि उसके सारे पुराने दुश्मन अब बहुत धनी और रईस हो चुके थे। डैंगलर्स को सरकारी खजाने का खजांची बना दिया गया था और विलफोर्ड अब मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त था। एडमंड अब मौके की तलाश करने लगा। रुपए पैसे की तो उसे कमी थी नहीं, इसलिए कभी कभी वो दूसरे देश की यात्रा पर भी निकल जाया करता था। एक दिन उसने सुना कि इटली की राजधानी रोम में एक बहुत बड़ा मेला लगने वाला है। एडमंड ने यहाँ पर अपने आप को मोंटे क्रिस्टो का नवाब यानी काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो कहकर अपना परिचय दिया था और वो काउंटों यानी नवाबों की ही तरह रहता भी था। धीरे धीरे उसने बड़े बड़े और रईस लोगों से अपनी जान पहचान बढ़ा ली। इसी तरह कुछ साल बीत गए। फिर उसकी जान पहचान फर्नांड के जवान बेटे एल्बर्ट से हुई। एल्बर्ट को एडमंड के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। वो तो उसे बस मोंटे क्रिस्टो के काउंट के रूप में ही जानता था। एक बार की बात है, एल्बर्ट कहीं जा रहा था। रास्ते में डाकुओं ने उसे पकड़ लिया। एडमंड ने डाकुओं को बहुत सा रुपया देकर एल्बर्ट को छुड़ा लिया। एडमंड की इस कृपा का ये असर हुआ कि एल्बर्ट अब बिल्कुल उसका भक्त बन गया। अब एडमंड जो भी कहता, एल्बर्ट हमेशा उसे पूरा करता था। पेरिस पहुंचने पर एल्बर्ट एक दिन एडमंड को अपने साथ अपने घर ले गया। एडमंड उसके घर जाने से अभी भी घबराता था, क्योंकि वो फर्नांड का बेटा था। अपने पुराने दुश्मन के लड़के को उसने सिर्फ इसीलिए बचाया था क्योंकि वो मर्सिडीज का भी बेटा था और एडमंड अभी तक मर्सिडीज को भूल नहीं पाया था। एडमंड एल्बर्ट के साथ उसके घर पहुंचा। फर्नांड ने उसका स्वागत किया। एडमंड ने भी मन मारकर उससे हाथ मिलाया। फर्नांड उसे पहचान नहीं सका, क्योंकि उसके बेटे ने उसका परिचय मोंटे क्रिस्टो के काउंट के रूप में कराया था। फिर एल्बर्ट अपनी माँ को भी बुला लाया। मर्सिडीज भी उस आदमी से मिलना चाहती थी जिसने उसके बेटे को बचाया था, लेकिन जैसे ही मर्सिडीज ने उस कमरे में पैर रखा, वो फौरन एडमंड को पहचान गई। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया और पैर लड़खड़ाने लगे। आज इतने सालों के बाद एडमंड को अपने सामने मोंटे क्रिस्टो के काउंट के रूप में देखकर वो अपने आप को संभाल नहीं सकी। लेकिन फिर ये सोचकर कि कहीं फर्नांड या एल्बर्ट को शक न हो जाए, उसने खुद पर काबू पा लिया। उसने मोंटे क्रिस्टो के काउंट का स्वागत किया और अपने बेटे को डाकुओं के हाथ से छुड़ाने के लिए उसे धन्यवाद दिया। एडमंड चुपचाप सब कुछ सुनता रहा और फिर 2-4 इधर उधर की बातें करके वहाँ से वापस चला आया। उधर रोम के जिस बैंक में एडमंड के रुपए जमा थे, उसी बैंक के साथ डैंगलर्स का कारोबार चलता था। एडमंड ने बैंक से डैंगलर्स के नाम एक चिट्ठी लिखवाई और फिर वो उससे मिलने जा पहुंचा। चिट्ठी में लिखा था, ये मोंटे क्रिस्टो के काउंट हैं। पेरिस में ये जितने दिन रहें और इन्हें जितने रुपयों की ज़रूरत पड़े आप अपने पास से दे दीजिएगा, बाद में बैंक आपका हिसाब कर देगा। डैंगलर्स भी एडमंड को पहचान नहीं सका। उसने मोंटे क्रिस्टो के काउंट के रूप में उसका स्वागत किया, लेकिन चिट्ठी को पढ़कर वो थोड़ा चक्कर में पड़ गया। उसने हैरानी से काउंट की तरफ देखते हुए कहा, ये बड़ी अजीब सी बात है। इस चिट्ठी में साफ साफ ये नहीं लिखा है कि आपको कितने रुपए की ज़रूरत होगी। वैसे आपको रुपए देने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है, पर अच्छा होगा अगर आप कोई निश्चित रकम बता दें, 1,00,000, 2 लाख या फिर कितना। इस पर एडमंड हंसकर बोला, 2 लाख? 2 लाख से मेरा क्या होगा? कम से कम 14-15 लाख हों तो किसी तरह काम चला लूँगा।
अब डैंगलर्स थोड़ा चिंता में पड़ गया। वो पेरिस का सबसे बड़ा महाजन माना जाता था, इसलिए वो ये कहकर अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहता था कि उसके पास इतने रुपए नहीं हैं। उसे सोच में पड़ा हुआ देखकर एडमंड ने कहा, क्यों, क्या हुआ? क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? डैंगलर्स फौरन बोला, अरे नहीं नहीं, भला ऐसा कैसे हो सकता है? ओह, तो फिर क्या इतने रुपए आपके पास नहीं हैं? डैंगलर्स गर्व से छाती फुलाकर बोला, अरे ये आप क्या कह रहे हैं? मैं पेरिस का सबसे बड़ा महाजन हूँ। 15 लाख क्या? आप जब कहें मैं 15 करोड़ ला सकता हूँ। एडमंड खड़े होते हुए बोला, नहीं नहीं, अभी इतने रुपयों की मुझे ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ 6 लाख रुपए मेरी कोठी पर भेज दीजिएगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। फिर एडमंड वहाँ से चला गया। डैंगलर्स ने उसके लिए रुपयों का इंतज़ाम कर दिया। अब एडमंड अक्सर उसके यहाँ आने जाने लगा। उसने डैंगलर्स की पत्नी को भेंट के रूप में हीरे के 2-3 गहने दिए। इस तरह धीरे धीरे उसने डैंगलर्स से अच्छी जान पहचान पैदा कर ली। वो इसी मौके की तलाश में था कि किस तरह उससे उसका सारा पैसा निकलवाया जाए। पहले तो उसने डैंगलर्स को ऐसे व्यापार करने की राय दी जिनमें पैसा कम लगा और फ़ायदा ज़्यादा हुआ। इससे डैंगलर्स उसकी राय की बहुत ही कद्र करने लगा। लेकिन बाद में जब डैंगलर्स का विश्वास उस पर जम गया, तब उसने उसे ऐसी राय देनी शुरू कर दी जिनमें उसे बहुत बड़ा घाटा होने लगा। लेकिन डैंगलर्स अपनी झूठी शान में आकर रुपए लगाता ही गया। यहाँ तक कि उसने दूसरों से उधार लेकर अपनी ज़मीन जायदाद गिरवी रखकर भी कारोबार में रुपया लगाना शुरू कर दिया। अंत में एक दिन उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया और उसे पेरिस छोड़कर भाग जाना पड़ा। इस तरह डैंगलर्स से एडमंड का बदला पूरा हुआ। अब वो जज विलफोर्ड से बदला लेने की भी तैयारी कर रहा था। उसने पता लगाया कि विलफोर्ड अपनी जवानी में कई गैरकानूनी काम कर चुका है। एडमंड ने लोगों को पैसे खिला खिलाकर जज के खिलाफ कई सबूत इकट्ठे किए और फिर उनको राजा के पास तक पहुंचा दिया। मामले की जांच हुई और विलफोर्ड को दरबार से निकाल दिया गया। उसकी नौकरी तो गई ही, साथ ही पेरिस के सभ्य समाज में उसकी बड़ी बदनामी भी हुई। यहाँ तक कि उसके लिए शहर में रहना मुश्किल हो गया और एक दिन वो भी पेरिस से मुँह छुपाकर भाग गया। इसी तरह से एडमंड ने अपने तीसरे दुश्मन फर्नांड से भी बदला लिया। जब फर्नांड को ये पता चला कि मोंटे क्रिस्टो का काउंट और कोई नहीं खुद एडमंड है, तो वो बुरी तरह घबरा गया। उसने एडमंड के खिलाफ फिर से कोई चाल चलनी चाही, लेकिन इस बार एडमंड ने उसकी दाल नहीं गलने दी। उसने उसे धमकाया कि वो उसकी सारी पोल खोल देगा। उसने फर्नांड के खिलाफ भी काफ़ी सबूत इकट्ठे कर लिए थे। जब फर्नांड को बचकर निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आया, तो उसने आत्महत्या कर ली। इस तरह से एडमंड ने अपने सारे पुराने दुश्मनों से अपना बदला ले लिया। अब उसकी राह में कोई कांटा नहीं था। बाद में उसने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से शादी की और वो आराम से रहने लगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी ही एक और क्लासिक मज़ेदार कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए विदा।